तो आज की वीडियो में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की T20 सीरीज की पूरी स्क्वाड को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के पूरे ग्रुप स्टेज को एनालाइज करके प्रेडिक्शंस भी करेंगे। ऑल्सो बात करेंगे बार्सा और मैड्रिड के कोपा डेल रे मैचेस को और लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल इन द FA कप। सो लेट्स बिगिन। तो यार जिन चीज़ों का ना काफ़ी टाइम से इंतजार हो रहा था इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट या फिर फुटबॉल, वो फाइनली इस वीकेंड पे हुई है। राइट। तो उन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में, चाहे वो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की स्क्वाड हो जो कि लिटरली सीरीज से बस 1-2 दिन पहले निकल के आई है, राइट। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके ग्रुप्स रिवील करना हो जहाँ पे भी कोई सरप्राइज नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वितौर रोकी और आर्दा गुलर ने फाइनली खेलना शुरू कर दिया है, उसकी बातें करेंगे। आर्सेनल लिवरपूल का भी एक फिक्सचर था, तो सबको डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे ऑफ कोर्स, बट वी विल स्टार्ट विद क्रिकेट दिस टाइम, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग इंडिया अफगानिस्तान की बातें करेंगे एंड जो स्क्वाड रिलीज करी हुई है उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, और फिर मतलब वील इंटरप्रेट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। राइट। और फिर इवेंचुअली कॉन्वर्जेशन वर्ल्ड कप की तरफ चली जाएगी। तो स्टार्टिंग विद द स्क्वाड जो कि अभी अफगानिस्तान से 3 T20s हो रहे हैं, जिनको नहीं पता है, क्या लग रहा है भाई स्क्वाड को देखिए, इनिशियल रिएक्शंस क्या है? अच्छा, आई थिंक कि जब ये स्क्वाड आने वाली थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो स्क्वाड होगी दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर स्क्वाड जो कि अल्टीमेटली वर्ल्ड कप में जाएगी। बट ये स्क्वाड देखने के बाद मेरे इनिशियल थॉट्स ये थे कि इट डज नॉट रियली मैटर मच इसमें कौन से प्लेयर इंक्लूड हुए हैं। देयर माइट विल बी अ केस जहाँ पे प्लेयर्स इंक्लूड ना हो वर्ल्ड कप में भी। वाई आई थिंक कि अल्टीमेटली खुशखबरी है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आ गए हैं। आई डू थिंक स्क्वाड को देखने के बाद कि वो लोग वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, नहीं वो तो पक्का है। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज कि उनको एक प्लेइंग टाइम मिल जाए इंडियन टीम के साथ, क्योंकि बुमराह नहीं है, सिराज नहीं, ऐसा प्लेयर है नहीं, तो ऑब्वियसली देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ केस जहाँ पे बुमराह सिराज जैसे प्लेयर्स वर्ल्ड कप में ना हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है, बट जो कुछ प्लेयर्स हैं मेन प्लेयर्स उनको प्रैक्टिस सॉर्ट ऑफ कराई जा रही है कि आपको वर्ल्ड कप खेलना ही है। आई थिंक पहला पॉइंट यही होगा विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी कि यार हमने बात करी थी साउथ अफ्रीका वाली T20 सीरीज के लिए कि अगर रोहित शर्मा और कोहली को खेलना है T20 वर्ल्ड कप तो वहां पे उनको ऑलरेडी आ जाना चाहिए था। एटलीस्ट अफगानिस्तान की सीरीज तक हमारे सारे बॉलर्स को भी खेलना ही चाहिए था यार। राइट। आई नो अफगानिस्तान एक वीकर साइड है, हम लोग घर पे खेल रहे हैं, मोस्ट लाइकली हम जीतेंगे ही जीतेंगे, बट पॉइंट वही है कि रिजल्ट ऑफ द सीरीज इट विल नॉट मैटर। उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, हमें अपने प्लेयर्स को बस गेम टाइम देने से मतलब है कि ये जो 11 प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप में साथ में खेलने वाले हैं इनको एक साथ खेलने की दोबारा T20 फॉर्मेट में आदत पड़े थोड़ी सी। ये लोग आखिरी टाइम T20 पता नहीं 2022 में खेले कितने सारे। राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा स्क्वाड का, विच इज ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा बीसीसीआई को कि जितना हम लोग टीम को सपोर्ट करते हैं जो भी करते हैं, बट लॉजिकली स्पीकिंग यू हैव टू कॉल देम आउट ऑन दिस कि यार जो आपकी मेन टीम अगर वर्ल्ड कप में खेलने वाली है तो उनको अभी क्यों नहीं खिला रहे हो? व्हाई आर पीपल लाइक से समबडी लाइक शिवम दुबे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, बट जो कि भी 1 महीने पहले तक ऐसा था कि भाई साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी नहीं है, वो एकदम से आप लाके कह रहे हो कि वो वर्ल्ड कप के लिए पोटेंशियल है वो। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज कि क्या हम लोग एक्सपेक्ट करें कि ये जो भी टीम्स हैं जिनको अलग अलग किस्तों में हमने चांसेस दिए हैं, इंक्लूडिंग विराट कोहली को अभी दे दिया, KL राहुल को अभी पिछली सीरीज में दिया था, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि ये टीम डायरेक्टली बस आके वर्ल्ड कप में एक साथ खेल जाएगी समहाउ? इससे पहले एक बार भी साथ में नहीं खेली होगी। तो वही पॉइंट है कि यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है टीम का, वो क्या हमारे टैलेंट को ओवरराइड कर देगा कि भाई टैलेंट तो बहुत है लेकिन कितना भी टैलेंट हो अगर टीम साथ में ना खेली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। राइट। फिर तुम हारोगे। आई थिंक वो एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा, बट नाउ दैट वी हैव लेड द फाउंडेशन, एक बेस पॉइंट हमने बना लिया कि भाई इस टीम का एक ओवरऑल आउटलुक क्या है, कि ये देख के लग नहीं रहा कि यही फाइनल स्क्वाड वर्ल्ड कप में भी होने वाली है। एंड माइंड यू ये लास्ट सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले T20 की, तो अभी नहीं तो कब। बट नाउ गोइंग टू द स्पेसिफिक्स, ठीक है, नेम बाय नेम चलते हैं। पहली बात तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ये 3 हमारे ओपनिंग ऑप्शंस हैं बेसिकली यहाँ पे। राइट। डू यू थिंक एनी सरप्राइजेस है या फिर कोई मिस कर दिया जिसको होना चाहिए था? नहीं, आई थिंक सरप्राइजेस तो नहीं है यहाँ पे या कोई मिस कर देना चाहिए था, बट आई थिंक कि इस सीरीज में हमें एक ऐसी मेजर कॉल देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी चीज़ अफेक्ट करने वाली है वर्ल्ड कप में भी, इन टर्म्स ऑफ हु विल बी ओपनिंग द इनिंग्स। क्योंकि रोहित शर्मा इफ ही इज द कैप्टन ऑब्वियसली इज गोइंग टू ओपन द इनिंग्स, बचा सिर्फ एक स्पॉट, बाकी 1 डाउन पे तो विराट कोहली आएगा, 2 डाउन पे सूर्यकुमार यादव आएगा। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं बिफोर यू कंटिन्यू, जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली साथ में ओपनिंग करेंगे, उनको मत सुनो। राइट। वो नहीं होने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो,
आई गेट वेर यूर कमिंग फ्रॉम कि भाई वो सबका एक पर्सनल डिजायर है कि यार वो दोनों लेजेंड्स उनको साथ में ओपनिंग करते हुए देखे मजा आएगा. बट एनीबडी हु सेज कि शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल डिजर्व नहीं करते, आई थिंक वंस अगेन भाई मतलब तुम क्या ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हो. मतलब यू वांट इट डज नॉट रियली मीन कि वो होने वाला है एक्चुअली में. और क्या वो सही भी है? सही भी है, राइट. मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन? I personally think कि I'm not totally against it, against the idea of them playing as an opening duo, but मेरे हिसाब से ये है कि ऑलरेडी आपकी T20 टीम काफ़ी वीक है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोगों को जज करें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ से, तो आई थिंक जो प्लेयर जिस पोजीशन पे वीक है, नहीं आई मीन मतलब दे आर नॉट अप टू एग्जैक्टली दैट लेवल जहाँ पे वो दोनों पहुंचे हुए हैं. इसीलिए डेप्थ वगैरह एंड कॉम्बिनेशन उतना अच्छे नहीं है एंड अभी गेम टाइम भी नहीं मिला हुआ है. सो मेरे हिसाब से जो इस प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से खेलना चाहिए. T20 इंटरनेशनल्स में विराट कोहली हमेशा सही वन डाउन पे खेलता आया एंड रोहित शर्मा ऑब्वियसली ओपनिंग करता आया, तो आई थिंक उन्हें स्पेसिफिकली व्हेन इट्स गोइंग टू बी द लास्ट T20 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली आई थिंक उनको उनकी स्ट्रेंथ्स पे स्टिक करना चाहिए एंड टीम को भी उनके अराउंड ही बिल्ड करना चाहिए. देखो ये मैं इस पॉइंट पे एग्री नहीं करता कि विराट कोहली पूरे टाइम से ही नंबर 3 पे खेलता है, ऐसा नहीं है. आईपीएल में ओपनिंग भी करता है. हाँ बट आईपीएल है ना वो. नहीं तो T20 में वैसे भी वन डाउन और ओपनिंग में इतना फर्क नहीं है. ओके तो वो चीज़ मैटर नहीं करती कि विराट कोहली इसलिए ओपन नहीं करना चाहिए बिकॉज पूरी करियर में नंबर 3 पे बैटिंग करी है. पॉइंट मुझे प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, व्हेन पीपल से अभी ऑल ऑफ अ सडन पिछले 2-3 महीने में कि गिल डिजर्व नहीं करता स्टार्ट करना. राइट. ईशान किशन जो कि भाई मतलब एकदम से हटा ही दिया क्या तुमने उसको, जो कि हर मैच में 50 मार रहा था. उसने कहा मुझे मेंटल फटीग वगैरह हो रहा है. ये बात हमने डिस्कस करी थी उस टाइम पे जो स्कोर रही थी साउथ अफ्रीका की. फिर एक पॉडकास्ट हमने डिस्कस किया था ये कैसे, जब तुमने पूछा था कि इसके पीछे का रीजन क्या है मेंटल फटीग का, एंड आई सेड कि इट इज वेरी क्लियर कि उसको चांस नहीं मिल रहा. ही इज अ बिट फ्रस्ट्रेटेड इन माय ओपिनियन. एंड फिर देन यू आस्क कि इज इट द राइट एटीट्यूड टू हैव. इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आगे जाके. तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि शायद हो सकता है कि सेलेक्टर्स को आगे पिक भी ना करें. एग्जैक्टली वही हो गया. सेलेक्टर्स ने पिक ही नहीं करा इसको. एंड अभी 1 महीने पहले तक ही वाज दैट गाय जो कि विराट कोहली को रिप्लेस करने वाला था. मतलब तुम ये देख रहे हो कि नैरेटिव्स कितनी जल्दी बदलते हैं. राइट. तो जितने भी लोग हैं ना, वंस अगेन जो भी कंटेंट क्रिएटर्स जर्नलिस्ट हैं जो कि ये सब नए नए नैरेटिव्स फैला रहे हैं, डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. चीज़ें सिंपल ही रखी जाएंगी और 1-2 फेर पलट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सेम ही रहेगा. आप पूरे कंट्रोवर्सीज करते रहो, रूमर्स फैलाते रहो कि ये यहाँ पे खेल लेगा वो वहाँ पे खेल लेगा, अल्टीमेटली होगा भाई जो हम देखते आ रहे हैं. एंड वो सही भी है वो बात. अगर तुम लास्ट पॉइंट पे एकदम ही पूरा चेंज कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इट डज नॉट रियली मेक सेंस. राइट. कमिंग टू दी लाइक समिंग अप दी ओपनर स्लॉट, ठीक है. आई थिंक रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए? आई थिंक बिल्कुल करनी चाहिए. इसको भी हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं. 2-3 प्लेयर्स का मैं नाम लूंगा यहाँ पे एंड थोड़ा जल्दी इसको रैप अप करेंगे. फिर देन वी मूव ऑन टू द मिडिल ऑर्डर. पहली बात तो ईशान किशन का, डू यू थिंक ही कैन स्टिल बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड या फिर अब लगता है कि दे आर मूविंग? आई थिंक सो होगा अल्टीमेटली वर्ल्ड कप स्क्वाड में, बट इट इज वेरी संजू सैमसन अब ले लिया. एग्जैक्टली. संजू सैमसन, जितेश शर्मा भी आ चुका है इस टाइम पे. तो आई थिंक कि थोड़ा सा अजीब मुझे लगा कि अफगानिस्तान सीरीज में क्यों नहीं लिया गया उसे, बट आई डू थिंक अल्टीमेटली T20 स्क्वाड में होगा वर्ल्ड कप की. मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि विराट कोहली ने कह दिया कि अब मैं खेलूंगा, तो बेसिकली अब विकेट कीपर आपको वैसा चाहिए जो कि नंबर 6 नंबर 7 पे नीचे खेले. हाँ. तो वहां पे तो ईशान किशन खेलेगा नहीं, तो उसके लिए या तो जितेश खेलेगा तो सैमसन. ऑल्दो सैमसन भी T20s में नंबर 3 आगे खेलता है. हाँ. तो वो कैसे लोग खेलने वाले एग्जैक्टली वो भगवान ही जाने कि वो क्या लॉजिक है उसके पीछे का. बट इट इज सैड टू सी ईशान किशन नॉट बीइंग अ पार्ट. एग्जैक्टली. ये नंबर 1 पॉइंट है ओपनर्स के उसमें. नंबर 2 ऋतुराज गायकवाड़, उसको भी बाहर निकाल दिया गया. राइट. अभी ऑस्ट्रेलिया में उसकी T20 सीरीज थी जहाँ पे उसने बहुत अच्छा खेला था. 2nd या 3rd हाईएस्ट रन्स बाय एन इंडियन इन अ T20 सीरीज एवर मारी. उसके बारे में क्या लग रहा है? आई थिंक थोड़ी कंफ्यूज है यार टीम एक्चुअली में. जो भी अगर हम लोग डिसीजन के एनालाइज करें किसको अंदर रखा है किसको बाहर रखा है. श्रेयस अय्यर उसमें आया तो उसने 50-50 मार दी थी 2 इनिंग्स में. अभी उस पे क्यों आ रहे हो? अच्छा वो नीचे. हाँ राइट. तो आई थिंक कि मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज डिसीजन लिया गया उनकी तरफ से, BCCI की तरफ से. कुछ प्लेयर्स को होना चाहिए था जो कि नहीं है. कुछ प्लेयर्स का शायद लग रहा था कि होंगे, मतलब एज आई सेड कि होंगे पर नहीं है अल्टीमेटली. सो आई डोंट थिंक कि BCCI के एक्चुअली में कोई प्लान है एग्जैक्टली कि इनको रखना है इनको नहीं रखना. उनने बस टेस्ट करा है उसमें. आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया वाली टीम को लोग बहुत सीरियसली ले भी रहे थे, क्योंकि जो उनके अगर जो रिजल्ट्स होते हैं उस सीरीज के हिसाब से वो यहाँ पे दिखने चाहिए थे, वो नहीं दिख रहे. नहीं मतलब क्या तुम सरप्राइज हो कि गायकवाड़ क्यों नहीं है? हाँ क्यों? आई थॉट जैसी परफॉर्मेंस थी उसके बाद तो हो गई.
मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ भाई, ओके विच इज़ वाई आई डिसएग्री विद दिस कि बीसीसीआई प्लान नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही. आई थिंक इट वॉज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द बिगिनिंग कि गायकवाड़ तभी तक है जब तक रोहित शर्मा नहीं है अभी. ओके जायसवाल को तो तुम बाहर नहीं निकालोगे, बिकॉज जायसवाल हमारा वो गिल के बाद वो लॉन्ग टर्म ऑल फॉर्मेट प्लेयर वाला ये लोग टेम्पलेट ट्राई कर रहे हैं. हाँ. गायकवाड़ इज स्टिल आई थिंक 26, 27, 28 कुछ का है. अभी जायसवाल शायद 21 का है कुछ. तो ही हैज़ 5-6 years मोर, प्लस ही इज़ अ लेफ्टी. तो रोहित शर्मा ने खुद ही कहा कि मुझे एक साथ में लेफ्टी अच्छा लगता है खिलाना. तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस फॉर मी कि वो जायसवाल तो होगा वहाँ पर. सो गायकवाड़ सेलेक्ट नहीं हुआ है. इट इज़ नॉट अ सरप्राइज फॉर मी. एंड इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स आई डोंट थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस, बिकॉज गायकवाड़ जिस टाइप का प्लेयर है, यू ऑलरेडी हैव उस टाइप का टेम्पलेट इन विराट कोहली एट नंबर 3. तो क्या तुम्हें 2 प्लेयर उस टाइप के चाहिए? आई डोंट थिंक सो. ओके. सो ईशान किशन इज अ सरप्राइज, बट गायकवाड़ इज नॉट इन माय ओपिनियन. अब आते हैं नेक्स्ट फाइट पे, विच इज कि भाई रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा. यहाँ पे 3 नाम होने वाले हैं बेसिकली, जायसवाल, गिल और विराट कोहली. ओके. क्या लगता है किसको ओपनिंग करनी? आई थिंक करेगा जायसवाल ही अल्टीमेटली. ऑल्दो गिल नहीं करेगा. आई डोंट थिंक सो गिल करेगा. क्यों? आई जस्ट हैव दैट फीलिंग कि T20 स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ ट्रीट करा जा रहा है इस टाइम पे जायसवाल को. एंड गिल के नंबर्स ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट कैसे भाई? अभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज भी खेला. नहीं, नो स्पेशलिस्ट आई मीन कि मतलब T20 में तो उसकी शॉर्ट प्लेस पक्की है इन दैट सेंस. तो आई थिंक रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग करेंगे. आई डू थिंक कि गिल का थोड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया अगर उसको नहीं स्टार्ट कराया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इज मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मतलब उसे क्रिटिक्स कहेंगे कि उसका ऑफलेट T20s में रिकॉर्ड अच्छा. मैं वही कह रहा था कि ऑफलेट उसका रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, तो वो भी चीज़ उसके फेवर में काम नहीं कर रही है. और जायसवाल को मतलब जायसवाल इज दैट गाय जो कि ऑब्वियसली फ्रॉम द गेट गो मारना ही जाएगा अल्टीमेटली. सो आई डू थिंक कि जायसवाल को स्टार्ट मिलने वाला है, गिल को नहीं मिलेगा. मैं फिर से डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे. ओके. मुझे ऐसा लगता है अगर रोहित शर्मा वैसा ही टेम्पलेट आजमाने वाला है जो कि उसने ओडीआई फॉर्मेट में करा था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक उसकी जगह भी तभी बनती है जब वो वैसा फॉर्मेट उस टेम्पलेट पे खेल रहा है, उस इंटेंट के साथ खेल रहा है. तो मे बी यू डोंट नीड नेसेसरली अ जायसवाल ऑन द अदर एंड. आई थिंक वहाँ पे गिल होगा अगर साथ में तो बेटर ही है. एंड व्हाट आई डोंट लाइक इज कितनी जल्दी नैरेटिव्स लोग बदल देते हैं. अभी 2-3 महीने पहले तक गिल का था कि भाई इज द नेक्स्ट सुपरस्टार, और अभी कोई रत्ती भर का ही भाव नहीं दे रहा उसको. बस वो वर्ल्ड कप गंदा चला गया एक बार उसका, उसके बाद से सब लोग पीछे पड़ गए उसके. नहीं, एंड द पॉइंट इज कि लोग बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं कि उसके T20s में भी क्या तगड़ा उसने खेला है, किस तगड़ी स्ट्राइक रेट के साथ खेला है. आई थिंक आज के मॉडर्न क्रिकेट में T20s में एवरेज से ज़्यादा मैटर स्ट्राइक रेट करता है बहुत हद तक. एंड गिल ने वही चीज़ इंप्रूव करके दिखाई है. हम लोग भी जब क्रिटिसाइज करा करते थे गिल को 1 साल पहले, तो हमारा क्रिटिसिज्म यही होता था कि पोटेंशियल बहुत है, रन भी मार सकता है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, कितनी बॉलें कंज्यूम कर रहा है. बट जब उसने वो चीज़ इंप्रूव कर ली तो आई डोंट सी एनी क्रिटिसिज्म देयर. राइट. पता है रन नहीं मार रहा कुछ टाइम से, बट भाई उसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप उसको जनरेशनल टैलेंट के हिसाब से ट्रीट कर रहे हो. और यहाँ पे ना जो लोग कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार, वही अभी पलटे हुए हैं कि भाई इतना हवा और सर पे मत चढ़ाओ उसको, ही इज नॉट द नेक्स्ट विराट कोहली. उनसे मैं ये चीज़ क्वेश्चन करूंगा, पहली बात तो तुम्हें ये कहना ही नहीं चाहिए था कि ही इज द नेक्स्ट विराट कोहली इन द फर्स्ट प्लेस. तुम वहीं पे गलत थे, ठीक है. अब जब तुमने ये चीज़ रियलाइज कर ली कि ही इज नॉट द नेक्स्ट विराट कोहली, ही विल बी द फर्स्ट शुभमन गिल, टू पुट इट इन अ वेरी डिसेंट मैनर. Point is, even if he's the first Shubman Gill, he is going to be better than a lot of people. और ये चीज़ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई और अपना जियो के इंटरनेट पे देख रहा है बैठ के, वो बोल रहा है कुछ. ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, जो कि लेजेंड्स हैं, वो ये बात बोल रहे हैं. और उन्होंने गेम को उतने पास से देखा जितना ना हमने देखा ना किसी और ने देखा किसी बिजनेस में. तो क्या हमें उनकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए? राइट. और क्या हमें उस टैलेंट के फ्लैशेस नहीं देखने को मिले पिछले साल? तो क्या हम बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी नहीं और उसको एकदम से कह के कि भाई तू अब मत खेल, बिकॉज अभी एकदम से ये बात हो गई है कि भाई इसको वर्ल्ड कप ना खिलाओ. और फिर 2026 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, जब प्रेशर ऑल टाइम हाई पे होगा, जब रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं होंगे, देन एट द एज ऑफ 26 ही विल बी प्लेइंग हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप T20 का. जनरेशनल टैलेंट अपना T20 का पहला वर्ल्ड कप 26 साल की उम्र में खेल रहा है. राइट. क्या लॉजिक बन रहा है इस बात का कुछ? मतलब आई डू थिंक मेरे हिसाब से भी कायदे से तो शुभमन गिल को ही खेलना चाहिए, बट आई जस्ट हैव दैट फीलिंग दैट अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू बी लेफ्ट आउट एज इन स्क्वाड में होगा, बट ही वोंट बी इन द प्लेइंग 11 एंड जायसवाल विल बी देयर विद रोहित शर्मा. ओपन वही करेगा.
मतलब मैं तो भाई बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गिल जब अच्छा कर रहा था तब भी लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा दिया था, और अब जब नहीं कर रहा है तो भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्शनरी हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मतलब दफनाने के चक्कर में। ऑल्दो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन इंडिया ना, क्रिकेट को लेके स्पेसिफिकली, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो वही कर रहे हो बोल के कि जायसवाल को खेलना चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, आई एम सेइंग कि खेलेगा अल्टीमेटली वही। तो तुम्हारे हिसाब से कौन खेलना चाहिए? शुभमन गिल, शुभमन गिल ऑब्वियसली। हाँ, मतलब मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि गिल ही मोस्ट लाइकली खेलेगा अभी। एंड अगर बीसी से इतना रिएक्शनरी हो जाती है कि ना खिलाए, आई थिंक इट वुड बी लिटिल सैड। क्योंकि मैं अभी भी ये भी बता रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रन्स फ्रॉम गिल इन द वर्ल्ड इन द आईपीएल। अभी कैप्टनसी का बर्डन आएगा उसके ऊपर, और पहली बारी वो ये सब करने वाला है, तो ये एक्सपेक्ट मत करके चलो कि बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली हैं एक साथ ही। एक बार वो ट्रांजिशनल ईयर आता है हर किसी के करियर में, राइट। एंड बाय चांस जायसवाल का अच्छा आईपीएल चला गया तो फिर सब वही बोलने लग जाएंगे। बट आई थिंक अगर तुम किसी को जनरेशनल टैलेंट मानते हो एंड यू सी द पोटेंशियल इन हिम, स्पेशली इन वाइड बॉल क्रिकेट, भाई टेस्ट का तो मैं फिर भी एक बार को सुन लूंगा, तो तुम ये मत कहो कि भाई अभी वो 24 का है, अभी उसको नहीं खेलना T20 वर्ल्ड कप, जब 26-27 का होगा तब जाके पहला वर्ल्ड कप खेलेगा, वो भी घर पे। मतलब प्रेशर एट एन ऑल टाइम है। यू डोंट हैव सीनियर्स अबव यू लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, जिनकी तरफ तुम देख के आइडलाइज भी कर सकते हो सपोर्ट के लिए। सो आई थिंक ही शुड बी स्टार्टिंग फॉर श्योर। मूविंग ऑन, अगर विराट कोहली नंबर 3 पे खेल रहा है, यहाँ पे एक जो सेकंड ओपनर है विच इज ऑफ कोर्स रोहित शर्मा, उसके ऊपर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई स्ट्राइक रेट बहुत बेकार रही है पिछले वर्ल्ड कप्स में, आईपीएल में अच्छा नहीं करता, इतने टाइम से T20 खेला नहीं है, तो व्हाई शुड ही बी स्टार्टिंग? उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स है? सी आई थिंक वेरी ऑनेस्टली जो क्रिटिसिज्म है T20 के रिगार्डिंग, इट इज़ फेयर एक्चुअली में। T20 वर्ल्ड कप्स में पिछले 2-3 में उसका बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, मतलब डिसेंट रिकॉर्ड तक नहीं है, काफ़ी गंदा रिकॉर्ड है। सो आई डू थिंक यू क्रिटिसिज्म फेयर है, बट एट द सेम टाइम अगर इतना रिसेंसी बायस दिखाया जा रहा है शुभमन गिल के साथ, तो रिसेंसी बायस आप रोहित शर्मा के साथ भी दिखाओ फिर। जैसा उसका वर्ल्ड कप गया है, एज आई सेड बार बार मैं कहता हूँ कि जो वर्ल्ड कप उसने ओडीआई में खेला वो T20 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 120 के ऊपर से खेला है। सो क्या, और जैसे उसने प्राइम बॉलर्स को जिस तरीके से उसने पीटा था, हाँ मारा है, एकदम फील्डलेस क्रिकेट जो कहते हैं, वो एग्जैक्ट टेम्पलेट हमें T20 में रेप्लिकेट करना है। जो हमने ओडीआई में करा है वो T20 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेट करना, और उसके पीछे हम लोग इतने साल से रो रहे हैं। तो क्या डू यू नॉट वांट दैट गाय जिसके पास वो कैलिबर है कि वो प्राइम बॉलर्स को इतना रगड़ देगा स्टार्टिंग के ओवर्स में ही कि उनका बाद में ही कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा? डू यू नॉट वांट दैट सॉर्ट ऑफ गाय? और एक यहाँ पे बेसिकली क्रिटिसिज्म एक आया है जो कि पहले मैं तुमसे पूछूंगा, देन आई विल गिव माय ओपिनियन। लोग कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे रिसेंसी की बात कर रहे हो तो लुक एट केएल राहुल ऑल्सो। उसने भी तो ही स्कोर्ड द फास्टेस्ट 100 इन द ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर एनी इंडियन, आई थिंक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट था। हाँ राइट। तो उसने भी रिसेंटली बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला है, तो उसको क्यों नहीं ले रहे फिर टीम के अंदर? हाउ डू यू काउंटर दैट? सी आई थिंक कि स्पेसिफिकली अगर मैं केएल राहुल की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नॉट इंक्लूडेड इन द T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसके बाद रोहित शर्मा भी नहीं था। हाँ मैं बता रहा हूँ उसके बाद, और अभी यहाँ पे भी इंक्लूडेड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले में भी नहीं खेला था। द लास्ट टाइम ही प्लेड अ T20 मैच आई डोंट रिमेंबर कब खेला था। आई थिंक लास्ट टाइम वो T20 वर्ल्ड कप के बाद से खेला नहीं है। नाउ सेम थिंग गोज फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। बट आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम में देर आर 2 पीपल राइट नाउ जिनके लिए एकदम एक्सेप्शन रखा जाएगा कोई भी रूल को निकाल के, दैट इज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, एंड दैट इज ऑब्वियसली वेल अर्न्ड। पॉइंट वही है कि जिस मोमेंट पे तुमने केएल राहुल को रोहित शर्मा से कंपेयर करना शुरू कर दिया, तुमने लॉजिक तो वहीं पे छोड़ ही दिया उसी टाइम पे, ठीक है। दूसरी बात ये, मैं इस मिथ को बस्ट करना चाहता हूँ जो लोग कह रहे हैं ना कि उससे फास्टेस्ट 100 मारी है वर्ल्ड कप में, तो अगर रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट को हम ओडीआई वर्ल्ड कप में मान के कह रहे हैं कि उसको T20 में खिलाओ, तो और केएल राहुल को क्यों नहीं? भाई थोड़ी रिसर्च करो। रोहित शर्मा हर मैच में सेम इंटेंट से खेल रहा है, हर मैच में। केएल राहुल ने उस एक इनिंग में अगेंस्ट नेदरलैंड्स फास्टेस्ट 100 मारी है, राइट। व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड कप फाइनल? व्हाट हैपेंड इन द अदर गेम्स जहां पर रोहित शर्मा ने लिटरली गेम किल ऑफ कर दिया था, एंड येट केएल राहुल टुक हिज टाइम? वहां पे दिखाया था इंटेंट। क्या दिखाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। टीम को क्यों जेपटी में डाला है? जो करा उसने एकदम सही करा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिखा देता, भाई उसका टीम को जरूरत थी धीरे खेलने की, तो उसका सही करा खेल। बट पॉइंट वही है कि अगर वो इंटेंट नहीं दिखा पा रहा वो वाला कंसिस्टेंटली, तो हाउ कैन यू हैव द ऑडेसिटी टू कंपेयर हिम विद रोहित शर्मा जिसने लिटरली हर मैच में स्टेप आउट कर करके खेला है वैसा उस इंटेंट के साथ? तो ये जो लॉजिक दे रहे हैं लोगों को कि ओडीआई वर्ल्ड कप में अगर रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट देख रहे हो या इंटेंट देख रहे हो तो केएल राहुल का भी देख के ले लो, वो लॉजिकली उसका बेस ही गलत है उस आर्गुमेंट का।
तो ये तो आर्ग्यूमेंट पहली खराब, डस्टबिन में फेंक दो उसको। तो दूसरी बात, केएल राहुल कैन नो लॉन्गर बी एन ओपनर। व्हाई? बिकॉज ओपनिंग स्लॉट पे उसने काफी टाइम से बैटिंग करी भी नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात ये, ओपनिंग स्लॉट पे जो हमारे 3 ओपनर्स हैं करेंटली, दे विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर स्ट्राइक। ये अश्योर्ड है। जितने लोगों को याद नहीं है 2022 का T20 वर्ल्ड कप याद करना, हमने उस टाइम पे वीडियोस बना के ब्रेकडाउन भी करा था। रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुआ है ना, एटलीस्ट अगर 5-6 मैचेस हैं तो उसमें से कम 3-4 मैचेस तुम क्लियरली देख सकते हो सेटअप क्या था। केएल राहुल विल अनफॉर्चुनेटली ईट अप सम स्ट्राइक रेट ऑन द अदर एंड। उसकी वजह से प्रेशर बनेगा रोहित शर्मा पे कि भाई हम पावर प्ले में कुछ 6 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी, सेकंड वर्स्ट रिकॉर्ड था हमारा T20 सेकंड वर्स्ट रिकॉर्ड था। तो अगर केएल राहुल नहीं कनेक्ट कर पा रहा बॉल को, तो एटलीस्ट मेरे को तो रिस्क नहीं पड़ेगा भाई, मैं कैप्टन हूं। एंड इन दैट प्रोसेस ही गॉट आउट वेरी अर्ली, राइट। ठीक है, तो आउट हो रहा है अल्टीमेटली, स्टैट्स बहुत गंदे दिख रहे हैं पिच के ऊपर, बट उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या वो किसी को समझ में नहीं आएगा। एंड माइंड यू दिस वाज दैट फेज जहां पे रोहित शर्मा कंप्लीटली ट्रांजिशन नहीं कर रहा था इस ऑल आउट इंटेंट वाले में। जिन लोगों को याद है, रोहित शर्मा हिस्टोरिकली हैज बीन दैट प्लेयर जो कि पहले के 10 ओवर में सिर्फ सर्वाइव करता था और फिर आउट ही नहीं होता था। तो उसके लिए फॉर दैट टू हैपन, उसके अदर एंड पे एक ऐसा बंदा होना चाहिए था जो कि थोड़ा लगाकर खेल सकता है, जैसे शिखर धवन था। केएल राहुल कुड नॉट फुलफिल दैट रोल, विच इज व्हाई रोहित शर्मा काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड इन द T20 वर्ल्ड कप। एंड ही ऑल्सो सेड टू दिनेश कार्तिक कि वी नीड टू चेंज, और उसके बाद वो चेंज करा है। तो ये पूरी स्टोरी लाइन अगर आप कंसिडर करोगे, कॉन्टेक्स्ट देखोगे ना पिछले 2 सालों का, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये कहना कि राहुल को ले लो क्योंकि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में अच्छा किया था तो उसने भी तो करा, ये बकवास का लॉजिक है। मूविंग ऑन, हम मिडिल ऑर्डर पे चलते हैं। ये तो बिफोर मैं ये भी कहूँगा कि अल्टीमेटली केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड होता है नहीं, अ लॉट विल डिपेंड ऑन कि उसका IPL कैसे जाता है, क्योंकि एज पर द रिपोर्ट्स वो नीचे खेलने वाला है। अगर एज अ विकेट कीपर डाउन दी ऑर्डर वो अच्छा परफॉर्म करता है, आई डू थिंक दैट ही विल बी कंसिडर्ड इन द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान किशन डाउन दी ऑर्डर उतना इफेक्टिव नहीं है। सेकेंडली संजू सैमसन पे आई डोंट थिंक कि BCCI उतना ट्रस्ट कर रही है इस टाइम पे। सो इफ ही परफॉर्म्स वेरी गुड तो आई थिंक वो इंक्लूड होगा ही होगा, हो सकता है। स्पीकिंग ऑफ द मिडिल ऑर्डर, विराट कोहली एट नंबर 3, ये तो कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों लोग डाउट कर रहे हैं विराट कोहली को। जो बंदा हमारे वर्ल्ड कप से सबसे ज्यादा रन मार के दे रहा है उसी को तुम नहीं लोगे। क्या लॉजिक है इसके पीछे का, कोई इररिलेवेंट था, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे नहीं। वेरी क्लियर, विराट कोहली शुड बी स्टार्टिंग एट नंबर 3। नंबर 4 पे स्काई होना चाहिए, कोई डिस्कशंस नहीं होंगे। अभी इंजर्ड इसलिए नहीं आ पाया, वरना वो आएगा। उसका वो भी सीन हो गया, उसको हर्निया हो गया इस टाइम पे। सो वो अपनी सर्जरी के लिए अपना म्यूनिक जा रहा है और फिर IPL के भी कुछ स्टार्टिंग गेम्स मिस करने वाला है। तो भाई साहब आधा IPL खेल के डायरेक्ट वर्ल्ड कप, बट ऑब्वियसली ही इज दैट गाय, वो खेलेगा ही खेलेगा। नंबर 5 इज एन इंटरेस्टिंग स्पॉट। क्या यहाँ पे हम लोग को somebody like, अगर मान लो कि केएल राहुल फिट होता है या फिर जितेश शर्मा अगर खेलता है या फिर ईशान किशन, बेसिकली एक कीपर रखना चाहिए वहां पे, सैमसन या फिर रिंकू सिंह को। मुझे लगता है रिंकू सिंह का भी डिपेंड करेगा कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं या T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग इस स्क्वाड को डिस्कस कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। राइट, तो अभी जो हम प्लेइंग 11 बना रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से बनाएंगे। हाँ, सो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह का होना या अनहोना डिपेंड करेगा कि हार्दिक पांड्या का क्या सीन है एग्जैक्टली। क्योंकि एज पर मेनी रिपोर्ट्स इट इज सेइंग कि हार्दिक पांड्या जो है वो एज अ बॉलर नहीं खेलेगा T20 वर्ल्ड कप में, वो सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलने वाला है। सो क्या एज अ बैट्समैन इन द T20 फॉर्मेट इज ही एज इफेक्टिव एज रिंकू सिंह इस टाइम पे? आई डोंट थिंक सो। अगर सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाना है, क्योंकि वो ऑलराउंडर वाली चीज़ फिर चली जाती है हार्दिक पांड्या से, अगर सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाना, आई थिंक रिंकू सिंह शुड बी स्टार्टिंग अबव हार्दिक पांड्या। मैं ये नहीं कहूँगा कि इज ही नॉट एज इफेक्टिव एज रिंकू सिंह, क्योंकि उसने प्रूव तो करा है अपने आप को T20 में भी। अगर सबको याद है तो 2022 के सेमीफाइनल में भी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट उसी ने एंड फिनिश अच्छा करा था। तो ऐसा तो नहीं, और पावर हिटिंग की एबिलिटी उसके पास रही है हमेशा से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ही इज नॉट अ गुड फिनिशर। प्रॉब्लम ये कि जब रिंकू सिंह इतने पर्पल पैच में चल रहा है एंड हार्दिक पांड्या खेल भी नहीं रहा है, प्रॉब्लम वहां आती है। तो फिर आप किसको स्टार्ट कराओगे? प्लस जो हमने भी लाइनअप बताई है उसमें टॉप 4 मोस्ट लाइकली सारे राइट हैंडर्स होंगे। वुड यू नॉट वांट अ लेफ्ट हैंडर? सारी चीजों को कल्मिनेट करके आई थिंक अभी परला थोड़ा सा उसका भारी है, रिंकू सिंह का। ओके, बट इन सेइंग दैट, क्या हार्दिक पांड्या फिर भी टीम में नहीं आ सकता? आई थिंक फिर भी आ ही सकता है, बिकॉज नंबर 6 पे आ सकता है वो इफ ही इज फिट। नंबर 7 पे अब हम एक विकेट कीपर ला सकते हैं।
विच इज वॉट माई प्रॉब्लम इज, अगर नंबर 7 पे विकेट कीपर आ रहा है ना, तो इट काइंड ऑफ मीन्स कि हम लोग एक ऑलराउंडर है तो सैक्रिफाइस करने वाले, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शंस कम हो रहे हैं, या फिर केएल राहुल नंबर 7 पे खेलेगा नहीं, बिकॉज लेट टू लेट भी नंबर 5 पे ही खेलता है। हाँ. तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर 7 पे हम लोग जडेजा जैसे प्रोफाइल का एक प्लेयर रखना है या फिर एक विकेट कीपर रखना है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करने वाला तो बेसिकली कैसे हम 4 बॉलर खिलाएंगे, और तो ऊपर कोई 7 लोगों में बॉलिंग ही नहीं करता। राइट. तो नेचुरली नंबर 7 पे हम लोग सिर्फ एक विकेट कीपर बैट्समैन नहीं रख सकते, एक बॉलिंग ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, कम से कम 5 बॉलर तो चाहिए ही ना। तो अब यहाँ पे नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या या फिर विकेट कीपर, या फिर रिंकू सिंह को हटा के विकेट कीपर आप ला रहे हो, ये 2 डिलेमा रहेंगे जो कि हमें आईपीएल के टाइम पे ही पता चलेंगे, ठीक है। बट नंबर 7 पे आई थिंक जडेजा शुड बी देयर और नॉट, तो वो स्क्वाड में क्यों नहीं है? एग्जैक्टली मुझे भी लगा था, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी खेला था ना T20, हाँ साइड अभी खेला था, एंड अब अक्षर पटेल को ले लिया गया। सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन कि क्या जडेजा होने वाला है, अक्षर पटेल होने वाला है? इन माई ओपिनियन इट शुड बी जडेजा राइट नाउ, बट डू यू थिंक इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अक्षर पटेल को रखा है जडेजा के ऊपर? तो मैं जो ऑलराउंडर्स है उनकी बात कर लेता हूँ, जो कि अफगानिस्तानी स्क्वाड में तिलक वर्मा तो चलो हम क्या ही कंसिडर करें, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है और शिवम दुबे, बेसिकली 3 ऑलराउंडिंग ऑप्शंस है। क्या इनमें से कोई डिजर्व करता है जडेजा के ऊपर खेलना एट नंबर 7? पहली बात तो ये, उसका क्या आंसर है? सी जडेजा वेरी ऑनेस्टली T20 फॉर्मेट में अगर हम उसकी सिर्फ बैटिंग देखें तो इट हैज़ नॉट बीन दैट इम्प्रेसिव, एंड एज अ बैट्समैन आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस बिफोर एज वेल कि सिर्फ एज अ बैट्समैन देखा जाए तो मे बी अक्षर पटेल हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड इन द रिसेंट ईयर्स। तो अगर हम लोग बैटिंग अप्रोच के हिसाब से देखे जा रहे हैं कि हमें बैटिंग डेप्थ ऐड करनी है, तो आई थिंक देयर इज अ केस कि शायद अक्षर पटेल को स्टार्ट करा जाए। इट इज़ नॉट लाइक ही इज़ नॉट रिलायबल, बट एट द सेम टाइम क्या बॉलिंग में अक्षर पटेल जडेजा के पास भी है इस टाइम पे? आई डोंट थिंक सो है। आई थिंक इम्प्रूव तो करा है लेकिन काफी, बट इज ही लाइक अप देयर विद जडेजा राइट नाउ? मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहा। ओके, well if that's the case then I think there can well be a case for अपना अक्षर पटेल। यहाँ पे पॉइंट वही आ जाएगा कि आईपीएल में बहुत डिपेंड करेगा कैसा जाता है दोनों का। अगर जडेजा का आईपीएल अच्छा जा रहा है, हैंड्स डाउन ही विल बी द फर्स्ट पिक, बट अगर अक्षर पटेल कहीं पे स्टम्बल अच्छा परफॉर्म कर जाए डीसी के साथ, पर्टिकुलरली एज एन ऑलराउंडर, बिकॉज आई थिंक 4 ओवर तो उसको मिलेंगी मोर और लेस, बट बैटिंग का जब भी मौका मिले कैन ही बी दैट फिनिशर फॉर देम? अगर वैसे मौके वो फुलफिल कर रहा है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा केस बन जाएगा उसका स्टार्ट करने का। एज ऑफ नाउ आई विल स्टिल हैव जडेजा फर्स्ट इन माय ओपिनियन, चाहे बायस कह लो कुछ भी कह लो, बट मतलब मैं ओपन हूँ इस बात को लेके कि शायद अक्षर पटेल का भी केस बन सकता है। उसके बाद हमारे जो 3 पेसर्स होंगे, बुमराह, सिराज, शामी, होपफुली ही विल बी फिट, ये 3 तो ऑफ कोर्स होंगे। तो फिर यहाँ पे अर्शदीप, आवेश और मुकेश, जिन तीनों को हमने रखा हुआ है, जो हमारे 3 पेसर्स हैं अफगानिस्तान की सीरीज में, इन तीनों में से मतलब आई थिंक स्टार्ट तो कोई भी नहीं करने वाला मोस्ट लाइकली, अनलेस शामी को कुछ होता है। राइट। पॉइंट इस कि इनमें से कोई स्क्वाड में आ सकता है कि नहीं। अभी भी क्या लग रहा है कि स्क्वाड में सबसे पहले कौन आएगा, बिकॉज मुकेश ने रिसेंटली बहुत अच्छा करके दिखाया है। आई डू थिंक कि शायद ट्रस्ट दिखाया जाए अर्शदीप पे, जस्ट बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अ वर्ल्ड कप एंड लेफ्ट हैंडर है, एंड लेफ्ट हैंडर ऑब्वियसली हमारे पास है नहीं कोई भी, सो आई थिंक अर्शदीप तो होगा अगर इनमें से चूज करा जाए तो। ठीक है, आई थिंक ये भी एक डिलेमा रहेगा जो कि वुड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज स्टार्ट तो कोई नहीं करने वाला। हाँ, बट देखते हैं अर्शदीप कितना प्रोग्रेस करता है। अभी रिसेंटली उसका इतना अच्छा चल नहीं रहा था अपार्ट फ्रॉम 1 गेम। स्पिनर्स की बात करें, एक स्लॉट रहता है और यहाँ पे हमारे पास कुलदीप यादव है, रवि बिश्नोई है। हाँ, यहाँ पे क्या लग रहा है भाई? आई थिंक अगर चूज करना है इनमें से तो ऑब्वियसली कुलदीप यादव विल बी चोजन, एंड राइटफुली सो, ऑब्वियसली वो खेलता भी वैसा है। बट हाँ भाई, रवि बिश्नोई ने जैसा परफॉर्म करके दिया है इस टाइम पे इन द फ्यू मैचेस जो अभी रहे हैं, ऑब्वियसली ही डिजर्व्स टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, बट हाँ शायद मिस आउट कर जाए। पॉइंट वही है ना, लोग कहेंगे अभी तुमने शुभमन गिल के लिए वो चीज़ कही कि इफ ही इज सो गुड, तो क्या 24-25 उसको अपना पहला वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए? शुड ही वेट टिल 27? राइट। तो बिश्नोई के लिए भी अप्लाई होती है वो चीज़। पॉइंट क्या है कि बिश्नोई जिसकी जगह पे खेलने वाला है वो खुद भी बहुत ओल्ड नहीं है। आई थिंक 29-30 कुछ का है, 31 मैक्स। राइट। ही कैन इजीली हैव एटलीस्ट 2 more वर्ल्ड कप्स। तो जब ऐसा होता ना कि आप जिसको रिप्लेस करने वाले हो उसका मोस्ट लाइकली लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, वो भी जबरदस्ती वो खींच रहा है, तब वो कॉन्वर्सेशन आती है। हाँ। यहाँ पे कुलदीप यादव हैज अ लॉट ऑफ ईयर्स स्टिल, एंड क्वाइट फ्रैंकली जो क्वालिटी से बॉलिंग अभी हमने साउथ अफ्रीका में देखा था, 5 विकेट ले ली, ही इज बेटर ऑब्वियसली। हाँ। तो
इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन यंग है, कौन ओल्ड है, कौन प्रॉमिस दिखा रहा है. क्वाइट फ्रैंकली बिश्नोई ने एज गुड एज ही हैज़ बीन, कुलदीप यादव स्टिल हैज़ बीन बेटर. तो ये तो बहुत अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो बहुत ईजी आर्गूमेंट बन जाता है कुलदीप यादव के लिए. विद दैट हमने प्लेइंग 11 पूरी बना लिया एज ऑफ नाउ. आई थिंक डिलेमा सिर्फ एक ही है, विच इज़ कि नंबर 5 और नंबर 6 पे कौन होने वाला है. तो अगर उसको सॉल्व कर दें हम लोग IPL के थ्रू, तो हमें मोस्ट लाइकली पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में कौन कहाँ खेलने वाला है. बट अबाउट दिस सीरीज, बिकॉज हमने पूरा डिस्कस कर लिया क्या स्क्वाड है, क्या लाइनअप होना चाहिए, यहाँ पे तुम किन किन लोगों को मौका देना चाहते हो. बिकॉज अभी हमने तिलक वर्मा डिस्कस नहीं करा, हमने संजू सैमसन डिस्कस नहीं करा. मतलब गिवन कि यहाँ पे अभी प्रॉपर A टीम नहीं आई है, तुम किन लोगों को मौका देना चाहोगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एक तो ओपनिंग डो की जैसे हमने बात करी, जो वर्ल्ड कप में खेलना आई थिंक उसी प्लेयर को साथ में स्टार्ट करना चाहिए. BCCI शुड मेक अ डिसीजन राइट नाउ, फिर उस पर स्टिक करना चाहिए. देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग कि अभी जायसवाल को करा दो बाद में गिल को करा दो, या अभी गिल को करा दो बाद में जायसवाल को करा दो. वो नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक जो भी बेसिक प्लानिंग है वो स्टिक होनी चाहिए. अगर हम प्लेयर्स की बात करें स्पेसिफिकली किसको मैं देखना चाहता हूँ, देन ऑब्वियसली तिलक वर्मा इज दैट गाय जो कि मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि विराट कोहली का अभी अपना सूर्यकुमार यादव है नहीं, तो नंबर 4 पे वो खेल सकता है तिलक वर्मा. तो आई थिंक वहाँ पे मैं देखना चाहूँगा. रिंकू सिंह ऑब्वियसली विल बी प्लेइंग. नाउ जितेश शर्मा एंड संजू सैमसन में से किसी एक विकेट कीपर को अगर हमें चूज करना है, आई थिंक आई विल गो विद जितेश शर्मा. क्योंकि डाउन दी ऑर्डर संजू सैमसन आई डोंट थिंक दैट ही इज दैट इफेक्टिव इन T20s. जितेश शर्मा खेलता आया है नीचे एज अ विकेट कीपर, तो मैं वहाँ देखूंगा उसको. एंड और रिंकू सिंह खेलेगा. अक्षर पटेल आई थिंक शुड बी स्टार्टिंग. एंड बाकी आई थिंक कुलदीप यादव भी खेल. अच्छा इंडिया में है ना मैच, तो भाई हाँ खेलना चाहिए. राइट. आई थिंक अक्षर पटेल कुलदीप यादव दोनों खेलेंगे. एंड फिर ये तीनों पेसर्स हमारे साथ साथ में आ जाएंगे. क्या हम लोग को रिस्क करना चाहिए एक पेसर को बैठाना, सिर्फ 2 पेसर खिलाना और एक स्पिनर एक्स्ट्रा? क्योंकि और ये बहुत ही लॉजिकली मतलब अगर सीरीज जीतनी है आपको तो इस लाइनअप का कोई सेंस नहीं बनेगा. बट हमने वही सीखा है अभी वर्ल्ड कप की हार से कि हमें सीरीज जीतने का नहीं सोचना है इतना, हमें अपने ऑप्शंस को सोचना है हम वर्ल्ड कप कैसे जीतें. तो उसके लिए अगर इफ एट ऑल आपको बिश्नोई और कुलदीप यादव के साथ में टेस्ट करना है, तो मे बी उन दोनों को खिला लो और सिर्फ 2 ही पेसर खिलाओ, चाहे मैच हार जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ 2 पेसर खिलाए और बोला कि भाई अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, ये तीनों हमारे स्पिनर है, यही तीनों डालेंगे फ्लैट पिच पे, छक्के खा रहे हैं. बट आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि कौन बेटर है, बिकॉज दोनों सेम मैच में सेम पिच पे सेम बैट्समैन खेल रहे. राइट. तो यही है कि आप मैच को शायद हार जाओगे लेकिन आपको अपने वर्ल्ड कप के लिए आंसर्स मिल जाएंगे. आई थिंक हमें इस टाइप की मेंटालिटी से खेलना ज़्यादा जरूरी है इस वक्त. दैट कुड बी एन ऑप्शन इन माय ओपिनियन. ओके. बट क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट होगा सीरीज का? 3 मैचेस है ना. आई डू थिंक हम लोग जीतने वाले हैं. मे बी आई थिंक 3-0 होगा. 3-0 होगा. अफगानिस्तान है इसलिए. हाँ मतलब आई डोंट थिंक इतनी वीक ऑपोजिशन है ऑब्वियसली अफगानिस्तान, क्योंकि वो भी अपसेट रखने का चांस रखते हैं. बट आई थिंक अगर हम लोग ये 3 स्पिनर वाली अप्रोच भी ले रहे तो भी आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम. सो मेरे हिसाब से आई थिंक 3-0 हम लोग जीतने वाले हैं. चलो भाई, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड कप के ग्रुप्स की. ठीक है, वर्ल्ड कप ग्रुप्स आगे कोई सरप्राइज कोई नहीं है भाई, कोई सरप्राइज नहीं है. बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट हाउ ICC एक्चुअली रिग्स ऑल द ड्रॉज. ठीक है, ग्रुप A की बात करते हैं. यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है. भाई ये कैसे हो गया? मतलब ये तो लक है भाई. राइट, ये तो लक है जो हर साल ये दोनों साथ में आ जाते हैं, वरना थोड़ी ऐसा होता है. आयरलैंड है, कनाडा है और USA है. ठीक है, अब आप यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करना हर ग्रुप के अंदर. ग्रुप B में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया फिर से साथ में होगा. ये भी लक के थ्रू ही होता है भाई, ICC जानबूझ से थोड़ी करेगी साथ में. साथ में है नमीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान. ठीक है, ग्रुप C में है न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और भाई कैसे प्रोनाउंस करें इसे. एंड देखो 4 ग्रुप है, हर ग्रुप में 5-5 टीम है. ठीक है, लास्ट ग्रुप में है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और नेपाल. पहली बात तो सबसे टफ ग्रुप कौन सा लग रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से ग्रुप ऑफ डेथ एक्चुअली में इज गोइंग टू बी ग्रुप D. हाँ, क्योंकि क्लियरली वही होगा. एंड आई थिंक ग्रुप C में भी अपसेट्स के चांस हैं. बेसिकली 5 में से ग्रुप D में 4 टीम ऐसी हैं जो कि क्वालिफाई कर सकती हैं. हाँ, जो लोग कह रहे हैं नेदरलैंड्स को क्यों काउंट कर रहे हो भाई, पिछले वर्ल्ड साउथ अफ्रीका देखा था ना भाई. तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपसेट्स को क्रिएट कर ही सकते. हाँ, एंड श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका क्वाइट फ्रैंकली कोई भी कर सकता है. ग्रुप C के बारे में तुम क्या कह रहे थे? देन विल कम टू ग्रुप A. आई थिंक ग्रुप C में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान ऑब्वियसली टॉप 3 तो यही आने वाले हैं. बट
न्यूजीलैंड आई थिंक विल क्वालिफाई, बट वेस्ट इंडीज के पास ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है, बट अफगानिस्तान आई थिंक दैट इज द टीम जो कि T20s में उनने ODIs में भी अपसेट स्केट किया। आई थिंक T20 उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस टाइम पे। आई थिंक यहाँ पे वेस्ट इंडीज के अराउंड बहुत ही अच्छा नैरेटिव बन रहा है कि इनका रिसर्जेंस हो रहा है, टीम अच्छी है, विच इज वाई इस ग्रुप से एक अपसेट गारंटीड है। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, इन तीनों में से जो भी बाहर होगा ना, इट विल बी एन अपसेट। हाँ, लोग कहेंगे अफगानिस्तान को क्या हम इतना क्रेडिट देना चाहिए, हमें आई थिंक T20s में देना चाहिए। वो टाइम आ गया अफगानिस्तान का भी कि दे कैन क्वालिफाई, राइट। सो आई थिंक इन तीनों में से जो भी क्वालिफाई नहीं करेगा, 2 तो कर जाएंगे, वो अपसेट ही होगा। तो आई थिंक इस ग्रुप में भी काफी मजा आने वाला है। बट जो ग्रुप A और B है, हाँ, ये मैं कैसे ना मानूं कि ये रिग्ड नहीं था। ये तो जान के बनाया ताकि इन्हें पता है कि अल्टीमेटली ये 4 टीम शायद होंगी सेमीफाइनल में, क्योंकि यही 4 टीम सबसे बड़ी भी है। हाँ, राइट। सबसे एंटरटेनमेंट मिलता है। हाँ। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई कराने के लिए नामीबिया और स्कॉटलैंड और ओमान डाल दिया, जिन लोगों को मैच ही नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान को क्वालिफाई कराने के लिए आयरलैंड, कनाडा और USA डाल दिया, जो कि स्टैंड भी नहीं करते हैं। राइट। ऑल्सो नोटिस USA इज द होस्टिंग नेशन, और USA को इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में डाल, हाँ, ताकि इनके मैचेस USA में भी हो। राइट। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी US में, इनफैक्ट इंडिया के सारे मैचेस US में ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया पाकिस्तान न्यूयॉर्क में है। हाँ, वो तो तगड़ा वहां पे क्राउड इकट्ठा होगी भाई। मतलब इंडिया के सारे ग्रुप स्टेज मैच USA में क्यों हो रहा है? बहुत ऑब्वियस है यार ये। बहुत मतलब उन्हें पता है कि एक तो उनका मोटिव ही है USA में कराने का कि वी हैव टू पॉपुलराइज क्रिकेट इन दैट कंट्री। तो वहां पे करने के लिए विच इज दैट टीम जहाँ के सारे मैचेस वहां पे खेलने चाहिए, ऑब्वियसली इट इज इंडिया। एंड अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा गेम होता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, अगर वो USA में हो जाता है तो उससे बड़ा क्या ही हो सकता है। राइट। तो अगर ये ग्रुप स्टेज की हम बात करें, आई थिंक काफी हद तक रिग्ड था फॉर ग्रुप A एंड B। हाँ। और जो बची हुई टीम्स हैं उनको फिर ऐसे करके डाल दिया बस, COD में ठूस दिया। राइट। तो आई थिंक ये थोड़ा अनफेयर भी है फॉर टीम्स लाइक न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, कि भाई इनके साथ इस लेवल की पार्शियलिटी हुई है। क्योंकि क्वाइट ऑनेस्टली अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दे कैन टॉलरेट स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इंडिया को साउथ अफ्रीका की जगह डाल दो उस ग्रुप में, ग्रुप D में, जो कि ग्रुप ऑफ डेथ है, यू विल स्टिल सी कि इंडिया इजीली क्वालिफाई कर रही है। बट साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो एक टीम जो कि थोड़ा वीक है इंडिया से, उसको तुमने टफ ग्रुप दे दिया, और इंडिया जो कि बहुत स्ट्रांग है उसको तुमने इजी ग्रुप दे दिया। जहां की आपको आइडियली क्या करना चाहिए था, एक लेवल प्ले ग्राउंड बनाने के लिए जो वीक टीम है उसको एक थोड़ा वीक ग्रुप दो, और जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप दे दो। राइट। बट ये ऑफ कोर्स ICC ने पूरा रिक करा है। ये सिर्फ कहने को ड्रॉ होता है, बट ये पहले से डिसाइडेड था कि किसको कहाँ पे खिलाना है। आई थिंक थोड़ा सा ये मुझे तो इरिटेटिंग सा लगने लग गया। इंडिया पाकिस्तान मेरे को भी लगता है कि हर बार आप सेम ग्रुप में डाल देते हो और यूर जस्ट एक्टिंग की नहीं है तो ड्रॉ है। आइदर जस्ट टेल एवरीवन, जो कि ऑब्वियसली नहीं होने वाला, बट या तो साफ साफ बोल दो कि हमें यही कराना है। बट हाँ, ऐसे देखने में मज़ा नहीं आता क्योंकि लगता है कि भाई ये तो जान के रिक करा रहे हैं फालतू में, पॉइंट ही नहीं है फिर। बट मूविंग ऑन, अब यहाँ पे फॉर्मेट क्या होने वाला है, ये भी बहुत वियर्ड लगा मुझे। ठीक है, अभी हमने एशिया कप देखा था, वहाँ पे वो हमने सुपर 4 का कॉन्सेप्ट देखा था, जहाँ पे 2 ग्रुप थे और 6 टीम्स थी टोटल में, 3-3 टीम्स एक ग्रुप में, और फिर सिर्फ एक ही टीम डिस्क्वालीफाई हो रही थी और 2-2 टीम क्वालिफाई करके एक ही ग्रुप में आ जा रहे थे सुपर 4 के नाम पे। और फिर वो चारों टीम एक दूसरे से खेलती थी, और फिर जो 2 टीम बचती थी वो फाइनल में जाती थी। राइट। ये फॉर्मेट क्यों लाया गया, 2 रीजंस थे। एक तो सिर्फ 6 ही टीम है, तो अगर नॉकआउट कर देंगे सीधा तो बहुत जल्दी टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, तो बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ गेम्स ये फॉर्मेट लिया है। दूसरा, इसके चलते हुए इंडिया पाकिस्तान के मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये रीजन है। समझ में आता है, चलो एशिया कप है, ठीक है। अब जब आप सेम चीज वर्ल्ड कप में कर रहे हो ना, तब मेरी प्रॉब्लम है। 20 टीम आप खिला रहे हो, 20 टीम्स, पॉइंट क्या है 20 टीम खिलाने का, अगर आप फिर भी दोबारा वो सुपर 8 वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो। राइट। आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स वाला होना चाहिए था आइडियली, बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स अगर होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि चाहे जो वीक टीम भी है ना, वो अपने दिन पे जीत जाए एक स्ट्रॉन्गर टीम से, बिकॉज T20 में ऐसा ही होता है। एंड इट विल बी सच अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू कंट्री लाइक USA, जो कि क्रिकेट देखने वाली है। आई थिंक इधर अगर हम लोग USA की जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स कल्चर है, जो स्पोर्ट्स फॉर्मेट है, उसके हिसाब से जाए, हर जगह नॉकआउट टॉयज होते ही होते हैं। चाहे NBA की बात करें, चाहे हम लोग सॉकर की बात करें, हर जगह होते ही हैं।
तो इधर में मुझे लगता है कि अगर हम लोग सिर्फ लीग फॉर्मेट को देखा जाए, क्योंकि ये टेबल बना रहे हो, इस पर आप फिर वेट करोगे सारे मैचेस होने का, फिर देखोगे कौन टॉप कर रहा है, इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर बोरिंग दैन व्हाट वी कॉल एज नॉकआउट टॉयज। तो मेरे हिसाब से अगर एक्साइटिंग भी करना था ना आपको एक नई कंट्री में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनके कल्चर के हिसाब से सेट करना चाहिए था, एंड सेकेंडली आई थिंक नॉकआउट टॉयज आर नीडेड इन क्रिकेट भाई इस टाइम पे। ये हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में हम लोग देख रहे थे कि जैसे 1.5 महीने चल रहा है पूरा वर्ल्ड कप, हम सोचते हैं कि भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम चल रहा है इस टाइम पे, पर मज़ा तो बहुत आया था। नहीं मज़ा तो बहुत आया था, एंड आई थिंक मज़ा इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पे 10 ही टीम थी। अब आप 20 टीम जब डबल कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको यही करना है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप बस मैचेस इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हो, एंड यहाँ पे भी वो फैक्टर है कि इंडिया पाकिस्तान का फिर से मैच हो जाएगा आगे जाके। क्या क्रिकेट इज जस्ट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इस 4 के अलावा और कोई टीम है नहीं क्या? एंड क्वाइट ऑनेस्टली एज एन इंडियन मुझे खुद भी लगता है कि इतना भाव देना नहीं चाहिए। हाँ राइट, मतलब अगर आप वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि आप 20 टीम लाए हो, इसका मतलब ही यही है कि यू शुड बी थिंकिंग अबाउट कि कोई अपसेट क्रिएट हो जाए और कोई नई टीम आके निकल जाए आगे, ताकि उस कंट्री में ग्रो हो। यू डोंट वांट टू सी कि वो सेम 4 ग्रुप है जो कि हर बार वही सेमीफाइनल्स में पहुंचे और वही फाइनल हो रहा है बार बार, यू डोंट वांट टू सी दैट। तो अगर आपका एक्चुअली में क्रिकेट ग्रो करने का आइडिया है, तो आपको उसके हिसाब से प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट लाइक कि आप बस इन 4 टीम्स पर रिलाई करो और अल्टीमेटली स्पोर्ट ग्रो हो जाएगा खुद ही। पॉइंट वही है, बट देखो क्या ये आइडियली सही है ये चीज़? आई थिंक बिल्कुल भी सही नहीं। एंड नॉकआउट होता तो वीकर टीम्स का भी आगे जाने का मौका मिलता है, एंड इट वुड हैव बीन गुड फॉर क्रिकेट इन जनरल। हाँ कि भाई देखो कोई भी आ सकता है T20 में, तो आपको इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, आप नई टीम भले ही हो लेकिन आपका भी चांस है। एक अच्छा ऐड बनता है ये। बट अगर हम लोग फिर भी इस फॉर्मेट के हिसाब से चले अगर अब देखो कौन क्वालिफाई करेगा तो किसी को नहीं पता, अपसेट तो कभी भी हो सकता है, बट जो टॉप 8 टीम्स हैं अगर वही क्वालिफाई कर जाए तो सुपर 8 के जो 2 ग्रुप बनेंगे जिसमें 4-4 टीम होंगी, वो क्या होंगे? वो बहुत तगड़े होने वाले हैं। ओके ग्रुप 1 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका चारों साथ में। ओ भाई साहब। और ग्रुप 2 में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ये 4 होंगे। क्रेजी। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब अगर 4 में से कौन टॉप करने वाला है फिर अल्टीमेटली? या फिर द फैक्ट कि सुपर 8 का एक रीजन ये भी था कि अब बड़ी बड़ी टीम्स के हमें कई सारे मैचेस देखने को मिलेंगे आपस में। मतलब ऑब्वियसली अगर आप लोग इंडिया में रह रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी कंट्रीज में रह रहे हो, यू वुड वांट टू सी ऐसे टाइप के मैचेस। नोबडी वांट्स टू सी कनाडा वर्सेस इंडिया इन द सुपर 4 स्टेज अल्टीमेटली। बट मेरा पॉइंट वही रहेगा अल्टीमेटली भी कि अगर आपको ग्रो करना है स्पोर्ट, तो आप ये 4 कंट्रीज पे स्टिक नहीं रह सकते हमेशा। यू वांट टू इनवाइट मोर ऑपोजिशन। मेरा एक्सप्लेनेशन पता है क्या इस चीज़ को लेके? बेसिकली अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट चाहिए कि हर टीम हर बड़ी टीम के साथ खेल रही है ताकि जो भी अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीते वो डिजर्व्ड विनर हो, जो कि हमने अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था कि राउंड रॉबिन फॉर्मेट बना दिया, 10 की 10 टीम को एक ही ग्रुप में डाल दिया। आई थिंक ये फॉर्मेट बेस्ट होता है टू डिसाइड हु द डिजर्विंग वर्ल्ड कप विनर इज। राइट। बट अगर आपको वो फॉर्मेट चाहिए विच इज बेसिकली कि बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट खेलें ताकि एकदम साफ साफ हो जाए पेपर पे कि कौन बेटर है, वो तभी आप कर सकते हो। या तो फिर अगर आपको बेस्ट वर्सेस बेस्ट करना है तो फिर सिर्फ बेस्ट टीम्स को वर्ल्ड कप में लो भी। हाँ। फिर फॉर्मेलिटी के लिए 20 टीम लो भी मत, ठीक है? विच मीन्स कि हम लोग स्टार्ट ही सीधा सुपर 8 से कर रहे हैं। हाँ। और फिर आप या तो चाहो तो ये 8 टीम्स को एक ही ग्रुप में डाल दो, दोबारा राउंड रॉबिन करा लो। अगर आपका मोटिव ये है कि सारे बड़े बड़े मैचेस व्यूअर्स को भी देखने को मिले और साथ ही साथ हर बड़ी टीम के साथ खेल रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन डिजर्व करता है। हाँ। उसके लिए या तो सिर्फ 8-10 टीम ही रखो और फिर या तो पूरा ही घुस जाओ उस कॉन्सेप्ट में। बट अगर आपने 20 टीम ली है तो फिर जो चीज़ पे आपने कमिट कर दिया है उस पर स्टिक करो, विच इज कि 20 टीम है, इतनी टीम्स को खिलाने का पॉइंट ही यही है। ये जो 10 नई टीम आई है इनका पॉइंट ही यही है कि इनके पास भी एक फेयर चांस होना चाहिए वर्ल्ड कप में, अगर जीतना तो एटलीस्ट एक डीप रन बनाने का। अब वो सिर्फ नॉकआउट से ही आएगा। राइट। तो बेसिकली आईसीसी क्या कर रही है, एक पैर इस बोट के ऊपर है, एक पैर इस बोट के ऊपर है, दोनों पैर एक बोट के ऊपर लेके आओ वरना फिसल के गिर जाओगे। राइट। एक नैया पकड़ लो। ये नहीं कि मुझे वो बड़े मैचेस भी चाहिए सारे लेकिन मुझे नई टीम्स को अट्रैक्ट भी करना है, वैसे नहीं होता कॉन्सेप्ट। या तो नई टीम्स को एक इक्वल चांस दो या तो फिर सिर्फ बड़े टीम्स को बड़े टीम्स के साथ खिलाओ और फिर जज कर लो कौन डिजर्व करता है। ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं लगता सेंस बनाती हैं। अब मुझे भी लगता है कि अल्टीमेटली ये जो भी आईसीसी ट्राई कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग इफ़ वी थिंक अबाउट इट फ्रॉम यूएसए, कनाडा, इन सब के पर्सपेक्टिव से देखें
तो इनके लिए तो नया स्पोर्ट है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं लोग। अब पहले वर्ल्ड कप में लगे लोग अपने ग्रुप में लास्ट फिनिश करने वाले हैं, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी डिमोरलाइजिंग फैक्टर। एंड वो होगा कि नहीं, आपका डिमोरलाइजिंग पता क्या है कि आपको पहले से पता है कि आप पिटने वाले हो। हाँ राइट, स्टार्ट होने से पहले आपको, यूएसए तो उनको पहले, मतलब होस्ट कंट्री है, उनको पहले से पता है भाई ये तो इनके अगेंस्ट रख दिया, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट है, उनके अगेंस्ट रख दिया आपने मुझे, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लूज। तो मतलब आईसीसी को इतना ध्यान तो रखना चाहिए था एटलीस्ट, क्या है अगर आप बाकी कंट्रीज के साथ कर रहे हो तो एटलीस्ट होस्ट नेशंस के साथ ये चीज़ें मत करो, क्योंकि वहीं पे आपको स्पोर्ट ग्रो करना है अल्टीमेटली। या फिर थोड़ी अनफेयर चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, एक और सोल्यूशन जो है, लास्ट पॉइंट है ये, जो हम लोग यूसीएल में काइंड ऑफ देखते हैं, हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को वैसे, बट मे बी इट इज़ नीडेड राइट नाउ। यूसीएल में नहीं है बट यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ कि जो ग्रुप स्टेज है ना, उसमें बड़ी टीम्स को एक साथ डाल दो और दूसरे ग्रुप में छोटी टीम्स को एक साथ डाल दो। ओके, ताकि गारंटीड है कि नॉकआउट्स में कम से कम 2 टीम्स तो वीक जाएंगी उनको एक टैग मिल जाएगा कि चलो हम लोग एटलीस्ट क्वालिफाई तो करें नॉकआउट्स तक, सिर्फ ग्रुप स्टेज भी बाहर नहीं होंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा कि भाई एक साइड से जो वीक टीम्स आ रही है वो आपको पता है कि एक वीक ओपोनेंट ही आने वाला है, और अल्टीमेटली जो फाइनल होगा जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी ऊपर आता है तो, और एक जो वीक टीम होगी वो बहुत ही वन साइडेड होगा। बट एटलीस्ट उस वीक टीम को ये बोलने का मौका मिलेगा कि हम लोग डीप पहुंचे, सेमी तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे। तो पॉइंट वही है यार कि ये बहुत घिचपिच कर दिया इस फॉर्मेट में। राइट, आइडियली ये चीज़ हो सकती है, व्हाट यू जस्ट सेड। आई थिंक बस वही फैक्टर होगी, मॉनेटरी लॉस होगा इस टाइम पे अगर ऐसी चीज़ करने वाले लोग। अगर वर्ल्ड कप फाइनल होता है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, आई थिंक ऑब्वियसली लोग देखेंगे तो है ही, बट हाफ ऑफ द पीपल वोंट बी मच इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये तो मतलब ये तो हम सोते सोते हरा देंगे, बी टीम खिला दो वो भी जीत जाएगी यहाँ पे, तो मे बी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज़ की, पीपल वोंट वैल्यू दैट मच। सो शायद मॉनेटरी लॉस हो इस सेंस में कि लोग देखें ना ज़्यादा वो चीज़। बट हाँ, अगर आपको स्पोर्ट ग्रो करना है देन यू have to kind of bear this loss for the future benefit. उसका भी सोल्यूशन है एक, ओके, नॉकआउट की जगह तो तुम्हें सुपर 8 ही करना है, तो सुपर 8 ही कर लो, बट फिर भी ग्रुप वैसे बनाओ। मान लो इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप में ही है, ठीक है, तो एक बड़ी टीम बाहर होने वाली है, कंफर्म्ड है, और दूसरे ग्रुप में ये यूएसए, ओमान और अपना कनाडा ये सब डाल दो कि मतलब कम से कम 2 टीम तो वीक क्वालिफाई करेंगी। अब ये फाइनल तक ना पहुंचे इसलिए सुपर 8 में डाल दो बड़ी टीम के साथ एक ग्रुप में, कि अल्टीमेटली फाइनल में पहुंच बड़ी टीम ही रही है, बट हाँ ये वीक टीम सुपर 8 तक तो पहुंच जाए, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। बट मतलब ठीक है, तो हमने बैठे बैठे काफी सोल्यूशंस डिस्कस कर लिए, बट आई थिंक आईसीसी को वही करना है जो उन्हें करना है, पैसे मिलने भाई, पैसे का है भाई सीन, पैसे का होता ही है। बट ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी इट। अगर हम लोग जल्दी से लास्ट थॉट्स पे प्रेडिक्ट कर लें कि कौन कहाँ जाने वाला है, अगर मान लो अज्यूमिंग कि वो टॉप 8 टीम्स ही क्वालिफाई करती है, ठीक है, तो पहले ग्रुप से तुम्हें क्या लगता है कौन जाएगा? पहले ग्रुप में कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। ओ भाई ये ग्रुप तगड़ा होगा। ओ भाई आई डोंट थिंक पाकिस्तान जाएगी। रियली? हाँ, मुझे लगता है इंग्लैंड जाएगी एंड साउथ अफ्रीका जाएगी। साउथ अफ्रीका? मतलब साउथ अफ्रीका की भी वो T20 पावर है भाई उनके पास। ट्रू, मतलब बेसिकली 2022 में जो 4 सेमीफाइनल्स थे उसमें से एक ही चाहिए। हाँ। और फिर फाइनल किसका होने वाला है? फाइनल तो मैं बता चुका हूँ भाई, क्या? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आई डू थिंक सेमीफाइनल में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो सकता है ना, अलग अलग में। अब वो देखना पड़ेगा कौन पाता है। हाँ राइट। हाँ राइट। अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया सेकंड फिनिश कर रही है और इंग्लैंड फर्स्ट फिनिश कर रही है, तो उनका आपस में हो जाएगा। ओ इंडिया फाइनल इंडिया आ सकती है फाइनल में, इंडिया भाई जीत भी सकती है, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट्स है सेम। सो देखते हैं भाई, बट आई एम होपिंग कि इंडिया जीते। बट ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल। यहाँ पे हमें 3 इंटरेस्टिंग मैचेस डिस्कस करने। सो किस मैच से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले आई थिंक मैड्रिड के मैच से स्टार्ट करते हैं। एंड जिनको नहीं पता है, कोपा डेल रे राउंड ऑफ 32 के फिक्सचर चल रहे हैं इस टाइम पे, उसमें मैड्रिड क्वालिफाई कर चुकी है फाइनली जीत के। बट अगर हम इस मैच की बात करें, मैच था अरादीना FC से। कहाँ की टीम है भाई ये स्पेनिश मतलब कुछ 3rd 4th टियर की टीम है। तो जो भी मैचेस है बहुत वन साइड होने चाहिए कायदे से, बट कोपा डेल रे हैज़ नेवर बीन आवर टूर्नामेंट एंड कभी भी हम लोग बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देते नहीं हैं। स्कोर लाइन 3-1 की थी तो सबको लग रहा होगा सुबह उठ के देख के कि भाई हमने तो पीट दिया उनको, बट इट वॉज नॉट दैट केस एक्चुअली में। इनफैक्ट अगर मैं लाइनअप की बात करूं, क्योंकि ये मैचेस देखने इसलिए इंपॉर्टेंट थे, आई नो काफ़ी व्यूअर्स ने देखे नहीं होंगे, काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं होगा, बट अर्दा गुलर का डेब्यू था। राइट, वाज ही स्टार्टिंग और सब हुआ था? स्टार्ट कर रहा था। अच्छा। अर्दा गुलर इज नॉट अ मिथ,
ही इज एक्चुअली रियलिटी। ये मुझे ये मैच देखने के बाद पता चला। इससे पहले ये लग रहा था कि भाई सुना तो है किताबों में, बट एक्चुअली में देखा नहीं है कभी खेलते हुए। बट फाइनली स्टार्ट करता है इंजरी से वापस आके इन अ 4-4-2 फॉर्मेशन। यहाँ पे गार्सिया, नाचो, कोरिलो और तोबियास स्टार्ट कर रहे थे। कोरिलो और तोबियास दोनों हमारे अकेडमी प्लेयर्स हैं। कोरिलो इज अ सेंटर बैक एंड तोबियास इज अ राइट बैक हमारा। एंड गुलर, कामाविंगा, सेबायोस और निको पाज। यहाँ पे निको पाज हमारी अकेडमी से है। अभी ही स्कोर्ड अ गोल इन द यूसीएल। आर्दा गुलर डेब्यू करा था एंड कामाविंगा एंड सेबायोस वर प्लेइंग। काफी नए प्लेयर्स थे, मतलब हाँ, कुछ 3-4 अकेडमी प्लेयर्स हैं, कुछ अभी गुलर का डेब्यू हुआ था जैसे। सेबायोस ऑल्सो हैज नॉट बीन प्लेइंग मच इन ला लीगा एंड यूसीएल, तो उसको यहाँ पर स्टार्ट कराया गया था। एंड होजेलू और डियाज आगे स्टार्ट कराए गए थे। ना तोबियास जो हमारा राइट बैक, अभी मैं नाम लिया, कोरिलो और गुलर, इन तीनों का डेब्यू मैच था फॉर रियल मैड्रिड ए टीम। तो अगेन इसमें भी हम लोग काफ़ी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि मैं मैच के एंड में बताऊंगा आप लोगों को। बट अगर हम लोग मैच की बात करें, स्टार्ट बहुत ईजी होता है हमारे लिए। स्टार्टिंग से हम लोग बहुत आराम से पोजीशन मेंटेन कर रहे थे, विच इज़ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड। मैं भी एक्सपेक्ट करता कि बहुत आराम से पोजीशन डोमिनेट करेगी मैड्रिड, जो कि उन्होंने ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मैच करा ही करा है। बट द पॉइंट इज कि इवन इफ यू लुक एट द मिडफील्ड यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ जो 4-4-2 थी, ये जो 4 मिडफील्डर्स थे ये कोई भी अपनी पोजीशन में नहीं था। सब लोग आपस में एक्सचेंज करते बहुत ईजिली। मतलब जो राइट पे निको पास खेल रहा है वो कभी लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला कभी राइट में आ जाएगा, कामाविंगा, सेबायोस भी कभी आगे जा रहे कभी पीछे आ रहे। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिडफील्ड फॉर्मेशन थी। इट वॉज नॉट लाइक कि कोई बंदा स्पेसिफिकली एक जगह खेल रहा है। बट स्टिल इफ आई हैव टू चूज कि कौन बंदा कहाँ खेल रहा है, आई विल टॉक अबाउट आर्दा गुलर, क्योंकि यहाँ पे मेन बंदा वही था। आर्दा गुलर जिन लोगों ने कभी खेलते हुए नहीं देखा, मैंने भी उसको पहली बार खेलते हुए देखा, इससे पहले मैं सिर्फ यूट्यूब कॉम्पिलेशंस में देखा था मैंने। भाई ही लुक्स अ वेरी गुड प्लेयर, अ वेरी आई प्लीजिंग प्लेयर। मतलब जो मेसी हाँ, मैं वही कह रहा था कि थोड़ा एक मेसी, इसके मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि एक थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ जाती है उससे। बट मेसी इस प्लेयर से मेरा मतलब ये है, जिन लोगों ने इसको खेलते हुए देखा है ना, जो एकदम वो फ्लैम्बॉयंट टच होता है उसका, बहुत अच्छा फर्स्ट टच होगा, बॉल कंट्रोल होगा। हाँ, अच्छा, तो बहुत वैसा प्लेयर है वो। एंड अगर हम उसकी सिर्फ एक फिक्स फॉर्मेशन पोजीशन की बात करें तो ही इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, जो कि कभी कभी राइट विंग पे भी ड्रिफ्ट करेगा। नाउ डज दैट मीन कि क्या वो पीछे ड्रॉप डीप नहीं करेगा? नो, पीछे आता है, वो पीछे से भी बॉल कैरी करता है। बहुत ही एक वो, जैसे जो लोग ई फुटबॉल खेलते हैं उसमें वो हर पोजीशन का ना एक नाम दिया जाता है, उसमें वो क्लासिक 10 दिया गया है। नाउ क्लासिक 10 होता है जो कि यूजुअली अटैकिंग फाइनल थर्ड में क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करता है, बट ही डज नॉट हैव अ फिक्स्ड रोल। वो इधर उधर घूमता रहता है, जैसे मेसी का रोल, फ्री रोमर है, जैसे मेसी का रोल, डिफेंसिव ड्यूटीज इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं वन टच पासिंग करके निकल एग्जैक्टली जैसे मेसी का था। बट डज दैट मीन कि मेसी पीछे नहीं आता था? मेसी आता था पीछे। तो थोड़ा वैसा टाइप का रोल है। एंड काफी आई थिंक शूटिंग वगैरह, क्योंकि इस मैच में फर्स्ट हाफ में उसको एक फ्री किक भी मिलती है, उसमें भी सेबायोस और गुलर के बीच में कुछ बात चल रही थी थोड़ी देर की कौन लेने वाला एक्चुअली, फिर अल्टीमेटली गुलर लेता है। एंड मेसी की एक फ्री किक थी, इफ यू रिमेंबर, उसके करियर में उसने एक मारी थी जो कि लेफ्ट साइड से थी, which you also said कि it is one of his best free kicks। जो कोर्टवा का अगेंस्ट थी ना शायद, I don't remember किसके अगेंस्ट थी, बट वो भी गोल चला गया था लेफ्ट साइड से, एटलेटिको मैड्रिड वाली थी, हाँ, ब्लैक जर्सी में था वो। हाँ, बट उसका जो एक डिस्टिंक्टिव पार्ट ये था कि उसने मारी राइट साइड में थी, वो ऐसे कर्ल करके राइट साइड में गई थी। इसने मारी लेफ्ट साइड पे ही, बट वो पोस्ट पे लग गई, तो गोल हो सकता था एक्चुअली अर्दा गुलर का ऑन हिज डेब्यू ऑल्सो। इन सेइंग दैट मैड्रिड की फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड एट ऑल। यहाँ पे अपना अरादीना के भी 1-2 चांसेस बने थे, दे केम क्लोज ऑन अ फ्यू ओकेजन्स, बट द पॉइंट इज कि फाइनल पास बहुत ज़्यादा लैक कर रहे थे। क्लियरली दिख रहा था कि टीम उतनी अच्छी नहीं है। इवन इफ यू लुक एट द स्टेडियम तो उनका पार्किंग लॉट दिख रहा था बीच में से, ये बहुत जगह पे। हाँ, वो पिच भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। एक तो नोटिस करना, ये कोपा डेल रे के जो थोड़े बाहर के मैचेस होते हैं, राउंड ऑफ 32 वगैरह के, इनके कैमरा एंगल्स भी बड़े अजीब से होते हैं। हाँ, वो दिख रहा होता है कि वो स्टैंड पर रख के ऐसे टेढ़े कर रहे हैं, तो फील हो रहा होता है वो चीज़। बट हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी फर्स्ट हाफ में। मैड्रिड भी काफ़ी क्लोज आई थी कुछ ओकेजन्स पे, बट वही है, फिनिशिंग लैक कर रहे थे वो लोग। एंड द पॉइंट इज कि एक जो चीज़ मुझे गंदी लगी कि पूरे फर्स्ट हाफ में मैड्रिड का सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था, डिस्पाइट टेकिंग अराउंड 8-9 शॉट, सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था, और वो एक शॉट ऑन टारगेट भी अर्दा गुलर से आया था, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली गोल होना नहीं था। सो ये चीज़ मुझे देखने में थोड़ी अजीब हुई कि अगर आपके और आपके ऑपोजिशन के बीच में इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, उसके बाद भी अगर आप सिर्फ एक ही शॉट ऑन टारगेट रजिस्टर कर रहे हो, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली होजेलू और डियाज दोनों पे ब्लेम जाएगा ही जाएगा,
क्योंकि फर्स्ट हाफ में दोनों ही उतने इन्वॉल्व नहीं लग रहे थे। डियाज को भी मुझे लग रहा था कि क्या कर रहा है आज, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यूजुअली बहुत इन्वॉल्व होता है वो प्लेयर, बट इस मैच में इन्वॉल्व था नहीं उतना ज़्यादा। एक हाईलाइट वही था कि फर्स्ट हाफ में वो फ्री किक ली थी, वो पोस्ट पे लग गई थी, वो सबसे क्लोजेस्ट चांस था हमारा। एंड फर्स्ट हाफ जब एंड होता है 0-0 एंड होता है, तो मुझे यही लग रहा था कि भाई कोपा डेल इतना बोगी टूर्नामेंट है ना हमारा कि हम लोग इन टीम के अगेंस्ट भी जीतना मुश्किल है। बट आर वी इवन सरप्राइज बिकॉज़ रियल मैड्रिड चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो ऐसे ही खेलती है। वही मेरे दिमाग में भी यही था कि शुड आई बी सरप्राइज, एक्चुअली मैं पूछ रहा था खुद से भी। बट पॉइंट इज कि इट्स अरादीना भाई, अगर इसके अगेंस्ट भी नहीं करोगे तो किसके अगेंस्ट करोगे? एक्चुअली पॉइंट वही है कि ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज 3-1 तो वैसे भी जीत ही रहे हैं। हाँ, एंड प्लस नए प्लेयर्स भी हैं थोड़े, राइट। सो मतलब रियल मैड्रिड से ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स वी हैव कम टू सी कि ऐसे ही खेलते हैं कि मतलब जितना जरूरत है उतना ही एफर्ट डालो, जर्सी में स्क्वाड एग्जॉस्ट मत करो, वैसे भी स्क्वाड डिप्लीटेड काफी है, राइट। एंड सेकंड हाफ की बात करें तो जब स्टार्ट होता है, इट स्टार्टेड ऑन एन अनकंफर्टेबल नोट फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि एकदम से अरादीना भी प्रेशर डालना स्टार्ट करती है। अरादीना बाय द वे 3-5-2 फॉर्मेशन खेल रही थी। अच्छा मतलब अटैक कर रहे तो लग रहा था कि अटैक करने जा रहे हैं लोग। इट वॉज नॉट लाइक ये लोग सेट बैक करेंगे और फिर डिफेंसिव एकदम खेलेंगे। तो जब अटैक करने जा रहे थे तो लग रहा था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग गोल खा जाएंगे एक्चुअली में, क्योंकि हाई प्रेस कर रहे थे। मैड्रिड भी बहुत ईजिली चीप पोजीशन लूज कर रही थी, तो देखने में लग रहा था कि शायद कुछ ट्रबल हो सकती है। बट थोड़ा सा मोमेंट ऑफ होप तब मिलता है मैड्रिड को। मोमेंट ऑफ होप वैसे मैं क्या बोलूँ, मोमेंट ऑफ होप नहीं था क्योंकि होप तो मैं स्टार्टिंग से ही था। बट अराउंड द 50th मिनट एक पेनल्टी मिल जाती है हम लोग को। उसमें डियाज भी लेफ्ट हैंड साइड से एक बहुत अच्छी रन बनाता है, बॉक्स के अंदर जा रहा होता है, उस पर फाउल हो जाता है। अनफॉर्चुनेट फाउल था बट फाउल था। एंड होजेलू लेता है इस बार। मुझे लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई, मेरे दिमाग में था शायद अर्दा गुलर लेगा, क्योंकि होजेलू भी उतनी अच्छी नहीं ले रहा एंड बेलिंगम खेल नहीं रहा था, रॉड्रिगो भी नहीं ले रहा उतनी अच्छी, वो भी नहीं खेल रहा था, डियाज भी लेता नहीं है। तो मुझे लगा था कि शायद अर्दा गुलर ले ले, देयर इज अ चांस, बट होजेलू लेता है। एंड कीपर भी अच्छा वो राइट गेस कर लेता है, बट अल्टीमेटली इट वाज टू फास्ट फॉर ये चीज़ मैं भी बारसा के मैच में भी लाऊंगा। बट टू थ्रो दैट क्वेश्चन ऑन यू, क्या तुम्हें लगता है कि किसी डेब्यूटेंट को लेने देना चाहिए था पेनल्टी? आई थिंक अर्दा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन की पर्सनैलिटी कैसी है उसकी। क्या वो उतना काम एंड कंपोज लगता है ऑन द पिच? क्योंकि जैसे आई रिमेंबर कि रिकी पूछ था रिमेंबर बारसा में, तो आई थिंक कोपा डेल रे का पेनल्टी शूट आउट था और उसमें उसने कहा सबसे पहले पेनल्टी मैं ले लूंगा, मेसी था नहीं उस टाइम पे। तो अगर कोई बंदा वो कैलिबर रखता है, वो मेंटालिटी रखता है, आई थिंक गावी के पास भी वो मेंटालिटी है वैसे टाइप की, कि वो खुद बेसिकली वॉलंटियर करेगा उस चीज़ के लिए, तो आई थिंक उसको लेने देनी चाहिए। आई थॉट द सेम विद अर्दा गुलर, बट मे बी होजेलू को लेनी थी, पहले से डिसाइडेड होता है सब चीज़ें, तो आई वोंट क्वेश्चन दैट मच। बट सेकेंड हाफ में जैसे ये गोल आया बहुत नॉर्मल हो गया, एंड विद इन अ मिनट हमारे 2 गोल आए हैं। ये गोल आया जस्ट इन द नेक्स्ट मिनट, 54th मिनट के आसपास हमारा एक और गोल आ गया ब्राहिम डियाज का। अच्छा। एंड ब्राहिम डियाज भी सेकंड हाफ में ही लुक्ड वेरी लाइवली, एंड ये गोल फिर से एक थोड़ा वैसे सॉर्ट ऑफ था कि उसने अपने हाफ से एक रन बनाई पूरी। ब्राहिम डियाज भाई ऑफ लेट अच्छा कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब नोबडी थॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन कि ये बंदा इतना अच्छा खेलेगा हमारे लिए। एकदम अपने हाफ से रन बनाता है, बट डिस्पोजेस होता है जस्ट आउटसाइड द बॉक्स। होजेलू शूट लेता है पर वो रिबाउंड आके उसके पास ही आती है ब्राहिम डियाज के पास, तो वो भी वॉली पे गोल मार देता है। आई थिंक इट वाज अ गुड गोल। एंड यहाँ पे एक असिस्ट भी आता है उसका फाइनली, इसके बाद रॉड्रिगो का भी। ये जब 2-0 की लीड होती है, इसके बाद आई थिंक अरादीना के पास कोई भी चांस नहीं था। मतलब लग रहा था कि वो भी काइंड ऑफ गिव अप कर चुके कि हमें हारना ही अल्टीमेटली। एक कॉन्सोलेशन गोल आ जाए वही उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अराउंड द 60th मिनट थोड़े सब्स्टिट्यूशंस होने स्टार्ट होते हैं। उन्हें भी लगता है कि अब तो जीत जाएंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूशंस में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले तो मैं रॉड्रिगो और वाल्वर्दे आ जाते हैं अंदर। मार्टिन आ जाता है। मार्टिन भी एक यंगस्टर है, मिडफील्डर है हमारा, वो भी अपना अकेडमी का ही है। अल्वारो आता है, अल्वारो एक सेंटर फॉरवर्ड है, वो भी यंगस्टर है, अपना उसका ही अकेडमी का ही है। एंड गुलर फाइनली सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाहर। रॉड्रिगो वाल्वर्दे का पॉइंट क्या था, जीती रहती नहीं था, मुझे लगता है बस वो गेम टाइम देना था, कुछ भी करके दे दिया उन लोगों ने जस्ट टू किल ऑफ द गेम। आर्दा गुलर भी आई थिंक सब्स्टिट्यूट करना इट वाज द राइट कॉल, क्योंकि अभी इंजरी से आया, इतना इंजरी प्रोन रहा है उसका स्टार्ट इन मैड्रिड, तो अभी 50-60 मिनट खिला दिया, 1 घंटा खिला दिया, उसके बाद आगे मैच में खिलाना। एक तो अर्दा गुलर का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ही इज दैट गाय जो कि थोड़ा वैसी प्रोफाइल का है, जो कि चैलेंजेस बहुत इनवाइट करता है, टैकल्स बहुत इनवाइट करता है, और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ही काइंड ऑफ लुक्स एजाइल, मतलब एजाइल कह रहा हूँ, सॉरी फ्रेजाइल थोड़ा उस कैटेगरी में आता है कि अगर इसको चोट लग गई तो शायद इंजर हो जाएगा। हाँ, मतलब नॉट मेसी टाइप कि मेसी का तो भाई वो एंकल में बूट लेके मार दो तो भी टेढ़ा होकर सीधा हो जाता है, उसका एंकल समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। शूट मारते वक्त अपना एंकल टेढ़ा कर लेता है, हाँ एक्चुअली में। बट हाँ, इसके सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, एंड उसके बाद फ्रैंकली कोई चांस बनता नहीं आ रहा देना का।
रॉड्रिगो फाइनली एक गोल मार देता है, वहाँ पे ब्राहिम डियाज एक रन बनाता है राइट विंग से, वो भी लो क्रॉस डालता है, रॉड्रिगो खाली खड़ा था एकदम बॉक्स के अंदर. सो अगेन आप पुअर डिफेंडिंग कह सकते हो, बट वही है, क्वालिटी बहुत गंदी है ऑपोजिशन की. एंड यहाँ से मैड्रिड थोड़ा स्विच ऑफ हो जाती है, जो कि कायदे से होना नहीं चाहिए उन्हें. राइट. बट फाइनली एक कॉन्सोलेशन गोल आता है इन द लास्ट मिनट ऑफ द गेम, जहाँ पे आरादीना का एक विंगर था, वो राइट हैंड साइड से रन बना रहा होता है, क्रॉस डालता है, नाचो पता नहीं क्या करता है, बस वो रोकने के चक्कर में अपने नेट में ही गोल मार देता है. तो एक ओन गोल होता है भाई. हाँ, मतलब कायदे से आपको बाहर मारनी चाहिए थी, क्लियर करनी चाहिए थी, आपने क्लियरेंस थोड़ी गलत हुई आपकी. तो गोल तो उसकी गलती थी, बट वही बात है कि एक क्लीन शीट चली गई बेचारे खेपा की, इतना टाइम बाद उसे स्टार्ट कराया गया, उसकी क्लीन शीट चली गई. बट ऑफ कोर्स उसकी गलती नहीं है, तो फिर कोई नहीं है गलती. हाँ राइट, बट आई थिंक वो चीज़ कन्वे हो चुकी है उससे कि लूनेन इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग गोलकीपर. इसके पीछे लॉजिक क्या है यार? आई थिंक कि अगर हम दोनों को बात करें एक्चुअली में, जितने भी टाइम वो मैचेस खेले अभी मैड्रिड खेले, लूनेन हैज़ बीन द बेटर गोलकीपर. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लीन शीट कैसी रखी है, बट ऑल्सो बॉल प्लेइंग कैसी रही है, सेविंग परसेंटेज क्या, पेनल्टी भी रोक चुका है वो. तो लूनेन का आई थिंक स्टार्ट करना बनता है. इट इज़ आर फॉल्ट कि हम लोगों ने अभी तक ये चीज़ डिस्कवर नहीं करी थी. राइट. केपा को फालतू में हम लोग ले आते हैं, बट इसके साथ हम लोग जीत तो जाते हैं मैच. बट वही बात है कि मतलब नॉट एंटायरली कन्विंस विद मैड्रिड्स परफॉर्मेंस, बट एम आई सरप्राइज? आई एम नॉट. हाँ, अब अल्टीमेटली रिजल्ट भी अच्छा ही गया. एंड फाइनली मैं बस ये चीज़ बोलूँगा कि जितने यंगस्टर्स से द पॉजिटिव्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस, क्योंकि ऑब्वियसली मैच उतना मायने रखता नहीं है. अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ स्पेसिफिकली जिनको हमें देखने को मिला, कोरिलो अपना आर्दा गुलर और अपना विनीशियस तोबियास. इसके अलावा जो मार्टिन और अल्वारो बाद में आए थे, दे डिड नॉट हैव मच टाइम टू इन्फ्लुएंस द गेम, तो कुछ खास जज नहीं कर सकते उन्हें. बट इन तीनों को जज करूँ तो आई थिंक कोरिला हैड अ डिसेंट गेम. बहुत कुछ करने को था नहीं, क्योंकि आरादीना की तरफ से बहुत कुछ अटैक मिला नहीं, आपको अल्टीमेटली फेस नहीं करना पड़ा. विनीशियस तोबियास जो कि हमारे अकेडमी में अपेरेंटली बहुत टाइम से बहुत रिवर्ड प्लेयर है. आई रिमेंबर कि लास्ट सीजन भी उसका नाम आया था कि इसको स्टार्ट करना चाहिए, बट एंसेलोटी करा नहीं रहा था उससे स्टार्ट. विनीशियस तोबियास के बारे में बस ये कहूँगा कि डिफेंसिवली उसे कुछ करना नहीं पड़ा, अटैकिंग में भी ही लुक्ड गुड. बट क्या इस ऑपोजिशन को देख के हम वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कायदे से तो आप ये चीज़ आर्दा गुलर के लिए भी कहोगे, बट दो प्लेयर्स को देखने में एक चीज़ पता चल जाती है, किसी प्लेयर को देख के पता चल जाता है कि ये चीज़ एक्चुअली रेप्लिकेट कर सकते हैं वहाँ पे भी. तो आर्दा गुलर, आई डू थिंक दैट ही हैज़ दैट कैलिबर. इवन जूड बेलिंगम से जब पूछा गया था कि ऐसे एक दो यंगस्टर्स बताओ जो कि अप एंड कमिंग हैं, जो कि आगे जाके फ्यूचर बैरन होल्डर्स बन सकते हैं, उसने आर्दा गुलर का नाम लिया था. तो खुद क्या है, वो खुद भी तो वही है, मतलब खुद भी वही है, बट आर्दा गुलर इज दैट प्लेयर जो कि मॉड्रिच ने भी, मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स भी कह चुके हैं, तो कुछ ना कुछ वो होल्ड करता है. तो आई थिंक सो भाई कि आर्दा गुलर को देखने में मजा आएगा, बट वही बात है कि खेलेगा कहाँ इस टाइम पे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट ठीक है भाई, चलो यहाँ से बार्सिलोना की बात करते हैं, बिकॉज बार्सा गेम इतना कंफर्टेबल आई थिंक लग रहा था, बट अल्टीमेटली निकला नहीं. हाँ, जिनको नहीं पता 3-2 से हम जीते, और टीम का नाम था बरबास्त्रो, जो कि एक 4th डिवीजन की टीम थी. एंड पॉइंट इस कि भाई यहाँ पे बार्सा की जो लाइनअप थी, पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेशन और सेटअप वगैरह ना थोड़ी इंटरेस्टिंग था. फोर्ट जो है अपना, जो कि नया बंदा आता था, 17 साल कुछ का है, हमने उसको यूसीएल में एक फिक्सचर में देखा था. वो इस बार लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करना था, जो कि वैसे राइट बैक पे स्टार्ट करता है. कुंडे को उन्होंने राइट बैक बना दिया था. अब बीच में अराहो क्रिस्टेंसन थे, राइट. मिडफील्ड में फर्मीन लोपेज वापस आ गया भाई हमारा, डियोंग और रोमेयू थे, और अप टॉप रफीनिया, फीलिक्स और फेरान टोरेस. राइट. सो लेवेंडोस्की और वितोरो की दोनों ही बेंच पे थे. वही सरप्राइज विद दिस डिसीजन, मुझे लगा था वितोरो की शायद सेम मुझे भी लगा था, बट आई थिंक चावी को लगा होगा भाई इतना हल्का भी नहीं लेना, पोटेंशियली हो सकता है. अब जब सेटअप क्या था भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग था. बेसिकली ऑन पेपर आप 4-3-3 खिला रहे हो, बट जब भी आप पोजीशन में हो बॉल के और आप आगे जा रहे हो, तो ये 2-3-5 बन जा रहा था. ठीक है. एंड आई थिंक बार्सा ये चीज़ अफोर्ड भी इसीलिए कर पाए बिकॉज सामने टीम बर्बाद थी. हाँ, कि सिर्फ पीछे 2 ही रह गए, विच मेंट कि भाई पीछे 2 अराहो क्रिस्टेंसन थे, आगे जो 3 थे, रोमेयो पिवट पे था, एक जगह पे डियोंग था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कुंडे आ रहा था. उसके ऊपर फरान टोरेस तो स्ट्राइकर था ही, उसके अगल बगल फीलिक्स और फर्मीन लोपेज चिपके हुए थे एकदम बॉक्स के आसपास, और विंग्स पे लेफ्ट साइड पे फोर्ट था और राइट साइड पे रफीनिया था. ओके. तो ये 2-3-5 बन जा रहा था ऊपर. ये तो बात हुई फॉर्मेशन की और सेटअप की. ठीक है. क्या ये सेटअप सक्सेसफुल चल रहा था? आई थिंक काफी सक्सेसफुल चल रहा था. सेम. क्योंकि
अगर आप पहला हाफ देखे ना, आस पास भी नहीं थी बर्बास्त्रो। एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट हाफ देखा था उसका, एंड उसके हिसाब से आई थिंक बोरिंग सिर्फ इसलिए था क्योंकि बारसा की तरफ से गोल ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बर्बास्त्रो वाज नॉट इवन क्लोज। मतलब शॉट्स वगैरह की बात करें, पोजीशन की बात करें तो बारसा मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी क्लोज था, बहुत इजीली बारसा का ही गेम था पूरा। मैं बता देता हूँ 77% पोजीशन था हमारा। फर्स्ट हाफ में हमने 15 शॉट ऑलरेडी ले लिए थे, राइट, और उन्होंने सिर्फ एक शॉट लिया था, 0 ऑन टारगेट उनके बैट में। तो 15 शॉट वर्सेस जस्ट 1 शॉट। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिटिसिज्म है बारसा का कि उन्होंने और गोल नहीं मारे जितने मार सकते थे। और यहाँ पे अगर मेरे लिए कोई स्टैंड आउट प्लेयर था, दैट वाज कुंडे फॉर मी, सरप्राइजिंगली। बंदा राइट विंग पे, ही वाज एवरीवेयर, इंटीरियर बन के बॉक्स के आसपास भी मंडरा रहा है। जितनी बार भी चांसेस बन रहे थे, आई थिंक मैक्सिमम चांसेस हमें जो फीजिबल चांसेस थे वो राइट साइड से बनते हुए देखे, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि कुंडे इज नॉट दैट काइंड ऑफ, अगर फुल बैक की बात भी करें तो ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ फुल बैक जो कि आगे जाके अटैकिंगली बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। भाई काफी हद तक उसने एग्जैक्टली वही ट्राई करा जो कि कैंसिलो कर रहा था। क्रेजी। बट कुंडे से यू डोंट एक्सपेक्ट दैट एज सेंटर बैक, तो वो इंटरेस्टिंग था काफी। एंड आई थिंक कुंडे का काफी बढ़िया गेम गया फर्स्ट हाफ में, तो स्पेशली मेरे लिए स्टैंड आउट प्लेयर कुंडे ही था। फर्मी लोपेज ऑफ कोर्स गोल मारा, बढ़िया गोल था, तो एंड ही हैज अ नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स, और बॉक्स में अच्छी रन्स बनाता है, तो आई थिंक उसको भी वी कैन स्टार्ट हिम भाई। बार बार मतलब ऐसे लोगों पे स्टिक करना जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, मे बी यू कैन ट्राई फर्मी लोपेज, व्हाई नॉट। आई थिंक डियोंग को पिवट बनाकर इन द मेन टीम, गुंडोगन और लोपेज साथ में, अगर गावी नहीं है तो पेंटी नहीं है तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब ही शुड बी नेक्स्ट इन लाइन अबव समबडी लाइक सर्जी रोबर्टो में, राइट। सो फर्मी लोपेज का बढ़िया गेम गया भाई, गोल भी मारा उसने। कुंडे का अच्छा गेम गया। जो एक दो लोग हैं जिससे मुझे लगा थोड़ा सा कि क्या कर रहे हैं लोग, पहला तो फरहान टोरेस, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा ये क्योंकि फरहान टोरेस इज नॉट अ नंबर 9, तो उससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते नंबर 9 वाली चीजें। बट अगर आप एज अ नंबर 9 खेल रहे हो पिच के ऊपर, कुछ ज्यादा सेंस मुझे लगा नहीं कि बाबा और ड्रॉप कर रहा था बॉक्स में, जब उसको होना चाहिए था तो उसकी जगह मुझे फर्मी लोपेज दिख रहा था। आई थिंक वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे कि यार चांसेस को फिनिश करने के लिए फरहान टोरेस क्यों नहीं है, एंड मे बी इसीलिए हमारे गोल्स कम भी थे। एंड दूसरा ऑफ कोर्स होने वाला है जॉ फिलिक्स भाई, क्या लगता है शुड ही इवन बी परचेज्ड बाय बारसा एनी मोर? आई थिंक वो थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, एंड स्टार्टेड ऑफ रियली गुड, बीच में फिर बीच में वापस अच्छा हो गया था, अब दोबारा ऐसा लग रहा है वापस हो गया। आई थिंक सीन वही है कि एक प्लेयर के सीजन में डिप्स आते रहते हैं, पॉइंट है कि आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ता है। नाउ आई डू थिंक कि चावी जैसा मैनेजर है वो प्लेयर्स को इवॉल्व तो करता ही है। मतलब मे बी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो बट प्लेयर्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो इफ ही स्टेज इन दैट बारसा सेटअप अंडर चावी, अंडर अ फिक्स्ड मैनेजर, आई डू थिंक दैट ही विल इम्प्रूव। वो वैसे टाइप का कैलिबर है उस प्लेयर के अंदर कि वो बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है आगे जाके। नहीं, बट डू यू थिंक ही शुड बी परचेज्ड? आई डू थिंक भाई जितने पैसे का है वो, मतलब पॉइंट मेरा ये है कि इस टाइम पे एक बंदा फाइनली आपको दिख रहा है जो आपकी लेफ्ट विंग पोजीशन जो है, जो कि बहुत टाइम से सॉर्ट ऑफ वेकेंसी है, कोई बंदों से फिल कर नहीं पाया। बीच में आप ग्रीजमैन खिला रहे थे, वो अच्छा नहीं खेला वहाँ पे। बीच में फिलिप कोटिनो खिला रहे थे, वो अच्छा नहीं खेला यहाँ पे। राइट विंग इज दैट प्लेस जो कि आपकी बहुत टाइम से सॉर्टेड थी मेसी के साथ, और उसके बाद भी यू हैव ऑप्शंस इन फरहान टोरेस एंड अपना रफीनिया। लेफ्ट विंग फाइनली हमें नेमार के बाद दिख रहा है कि एक बंदा है जो शायद उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब मे बी उसका 60-70% तो दे सकता है, जो कि बाकी लोग उतना भी नहीं दे रहे थे। तो क्या आप उस पर चांस लेना चाहोगे? आई थिंक फिलिक्स उस लेवल का प्लेयर है जो कर सकता है उस चीज़ को रेप्लिकेट। मतलब मैं थोड़ा सा अभी स्प्लिट में हूँ कि क्या लेना चाहिए कि नहीं। आई थिंक सीजन के एंड तक ही वेट करना पड़ेगा। आई थिंक कैंसिलो का तो फिर भी काफी मेरिट हो जाएगा, हाँ, बट फिलिक्स का देखना पड़ेगा। एक जो चीज़ आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट इज कि एक गोल आने वाला था फिलिक्स का जो कि ऑफसाइड कॉल हो गया था। वो एक्चुअली में ऑफसाइड था नहीं। हाँ, एंड मैं यहीं पे फिर से उसको कॉल आउट करूंगा तेबास को कि यहाँ पे वार था नहीं आपके पास। अच्छा, हाँ, यहाँ पे गोल लाइन टेक्नोलॉजी आपके पास लालिगा में नहीं है। हाँ। वार आपके लोअर कोपा डेल राउंड्स में है नहीं आपके पास। फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लीग बेटर हो जाएगी, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्लब्स जो रेबेल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मैंने सेम अभी जब हम लोग सुपर लीग वाला डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने तब कहा था कि आपके पास इतना टाइम था इम्प्रूव करने को, और जब नहीं करा तो फिर रो मत कि बाकी क्लब्स वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सेम चीज़ तेबास के साथ है। हाँ। अगर आप क्लब्स प्रोटेस्ट करेंगे तो बाद में रोना मत कि इन्हें नहीं करना चाहिए, दे आर किलिंग फुटबॉल, यू आर किलिंग फुटबॉल। ये गोल क्यों नहीं माना गया? अगर ये सेम चीज़ बारबेस्टरोस के साथ होती तो कितना अनफेयर होता फिर उनके लिए। और मान लो ये गोल ना होता, काउंट नहीं हुआ, और मान लो बारबेस्टरो जीत जाते, हाँ राइट, तो कितना वो। बट एक और प्लेयर बिफोर मूविंग ऑन टू सेकंड हाफ जो कि मैं कहूँगा
आई थिंक फोर्ट की बात करूंगा मैं यहाँ पे. ही हैड अ गुड गेम एज द गेम प्रोग्रेस्ड. वो बेटर होता गया गेम में. बट अगर मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ की बात करूँ, आई थिंक वो थोड़ा सा ओवर शैडो हो गया कूंडे से और रफीने से राइट साइड पे. लेफ्ट साइड से जितना वो कर सकता था, आई डोंट थिंक उतना आउटपुट हमें मिला वहाँ से. ऑफकोर्स नया है, कैन से आउट ऑफ पोजिशन खेल रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी. बट मतलब हाँ, अगर ऑन पेपर बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा आउट प्ले वो हो गया राइट साइड से. बट ही डिड वेल एज द गेम वेंट ऑन. क्योंकि सेकेंड हाफ में पहले के 15 मिनट फिर से बारसा डोमिनेट कर ही रही थी, ठीक है. एंड इसमें फोर्ट ही एक असिस्ट देता है बहुत बढ़िया. रफीनिया को बहुत इजी गोल मिल जाता है. एक लॉन्ग डायगोनल बॉल डालता है और लैंड करती सीधा बॉक्स के अंदर. रफीनिया आराम से टैपन कर देता है. रफीनिया का भी गोल आ गया भाई, उसके लिए भी अच्छी चीज़ रही है. बट पॉइंट यहाँ पे एक आप जो डिफरेंस देखेंगे दोनों टीम से वो ये था. आई थिंक हाफ टाइम पे एक अच्छी टॉक दी होगी बारबास्टो के मैनेजर ने, क्योंकि पहले हाफ में इनका सिर्फ एक शॉट था और 0 शॉट ऑन टारगेट थे. सेकेंड हाफ में इनके मतलब बाय द एंड ऑफ द गेम इनके 14 शॉट्स और 3 ऑन टारगेट थे. ओके. सेकेंड हाफ की ही अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो इन्होंने बारसा से ज्यादा शॉट्स लिए. पोजेशन अभी भी कम था. 70 से ज्यादा पोजेशन बारसा के पास ही था जैसे कि फर्स्ट हाफ में था. फर्क क्या है, इस बार जब भी बॉल आ रही है बारबास्टो के पास, दे आर ट्राइंग टू शूट एंड टेक अ चांस. हाफ टाइम पे ने प्रॉब्ली रियलाइज कर लिया होगा कि हमारे पास बॉल तो आने नहीं वाली. पोजेशन वाइज हम उतना सुपीरियर है नहीं. तो सोल्यूशन क्या है कि भाई जब भी बॉल आ रही है भागो गोल की तरफ और शूट लेने का ट्राई करो, क्या पता गोल आ जाए. इसी के चलते एक कॉर्नर मिलता है उनको, थोड़ा सा लकी सा गोल आ जाता है. वो एक बार होता है ना कि बॉल फिसलते फिसलते यहाँ लग गई, छाती पे लग गई, तो दूसरे बंदे को मिल गई, उसने टैप इन मार दिया. राइट. एंड वहां से 2-1 हो गया था गेम. येट इट डिड नॉट फील लाइक कि बारसा से स्ट्रगल कर रही है. क्यों? क्योंकि बॉल तो हमारे पास ही है. राइट. आराम से बॉल चल रही है, शॉट्स हम भी 2-3 बीच में ले ही ले रहे हैं. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बारसा बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड लग रही थी. जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या मतलब बेकार खेला वगैरह वगैरह, वो ठीक है. बट उस टाइम पे फील्ड पे देख के तो हमें ये नहीं लगेगा कि बारसा पैनिक करी हुई है. लाइक अगर हम लोग एंड की स्कोर लाइन भी देखें ना, तो भी लाइक पीपल विल से नहीं 3-2 है भाई, ये तो बहुत टफ गेम था बारसा के लिए, ये तो इन्हें ऑलमोस्ट बॉटल कर दिया. पॉइंट इज इवन इफ यू लुक एट द टाइम स्टैम्प कि किस टाइम पे कौन सा गोल आया, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि बारसा अल्टीमेटली हाँ बहुत कम मार्जिन से जीती है. बट जैसा गेम प्रोग्रेस करा है, जो भी गोल आया है बाद में भी, बारसा वर ऑलवेज इन अ विनिंग पोजीशन उस टाइम पे भी. इनफैक्ट बाद में ये लेवेंडोस्की, वितोर रोकी, गुंडोगान सब साबित हुए. हाँ राइट. एंड ये इंटरेस्टिंग था कि वितोर रोकी को लेफ्ट साइड पर डाल दिया, लेवेंडोस्की को स्ट्राइकर बना दिया. मुझे लग ही रहा था ये होगा. वितोर रोकी ने एक गोल भी मिस करा, बट इवेंचुअली पेनल्टी मिल जाती है. एंड यहाँ पे वही मैं कहने वाला था जो मैंने अभी पिछले सेगमेंट में रियल माड्रिड के लिए कहा था. क्या लेवेंडोस्की को वो पेनल्टी वितोर रोकी को दे देनी चाहिए थी? बिकॉज वितोर रोकी ने अभी 2 मैचेस खेले, अपीयरेंस दिए, दोनों में उसने चांसेस मिस करे, थोड़े से क्लियर चांसेस. एंड वो लग रहा है देख के कि थोड़ा सा ना वो डेस्परेट है टू गेट ऑफ द मार्क. एक बार वो हो जाएगा फिर ही विल बी इन हिज एलिमेंट. तो क्या टू हेल्प हिम इन दैट उसको पेनल्टी वितोर रोकी को दे देनी चाहिए थी, या फिर एक काउंटर आर्गुमेंट है कि लेवेंडोस्की खुद ही स्ट्रगल कर रहा है? आई थिंक ये तो पॉइंट है कि लेवेंडोस्की खुद भी इतना स्ट्रगल कर रहा है. एंड चाहे वितोर रोकी खेले या ना खेले, लेवेंडोस्की इज गोइंग टू बी द मेन स्ट्राइकर फॉर बार्सिलोना. पॉइंट वही है, हाउ लॉन्ग? मतलब आई थिंक ये सीजन तक तो रहेगा ही. हाँ, तो ये सीजन आधे तो बचा है. हाँ मतलब, बट अगर इसमें भी इफ ही गेट्स गोइंग तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प बार्सिलोना. मैं ये कहूँगा कि ईदर वे आई थिंक लेवेंडोस्की शुड हैव टेकन इट, क्योंकि आई नो 2-1 की स्कोर लाइन थी एंड देखने में बड़ा वो लग रहा है कि नहीं कंफर्टेबल तो थे ही हम, पोजीशन था हमारे पास. अगर बाई चांस भी मिनट पेनल्टी मिस होती और एक और गोल ऐसी अनलकी होके आ जाता तो बारसा फंस जाती वहाँ पे. तो आई थिंक जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर किलिंग ऑफ द गेम, इट इज फेयर कि लेवेंडोस्की ने पेनल्टी ली, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास ही पेनल्टी आई गई. हाँ, और गेम पे 3-2 एंड हुआ. बट द गुड पार्ट इज कि एटलेटिको मैड्रिड, बारसा, रियल सब क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए. तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सीन्स रहेंगे. ऑल्दो अभी भी राउंड ऑफ 16 ही है, इसके बाद क्वार्टर्स होंगे, उसके बाद जाके सेमीज आएंगे. तो वी स्टिल आर अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम द फाइनल आउटकम. राइट. बट ठीक है भाई, ये तो बात कोपा डेल रे की हो गई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एफए कप. यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग फिक्सचर था. राइट. लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल. यूजुअली हम लोग देखते ही नहीं है कि कोपा अपना एफए कप में थर्ड राउंड में ही इतने तगड़े तगड़े फिक्सचर हो गए. राइट. विच ऑल्सो मेंट कि एक बेसिकली एक टॉप टीम बाहर हो जाएगी लिवरपूल आर्सेनल में से एक. नाउ लेट मी आस्क यू कि बिफोर दिस गेम स्टार्टेड व्हाट डू यू थिंक कि कौन बाहर होगा? गेम शुरू होने के पहले मैं आर्सेनल को सपोर्ट कर रहा था पर्सनली. तो मैं तो चाह रहा था कि लिवरपूल बाहर हो जाए.
बट गिवन कि लिवरपूल किस फॉर्म में रही, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि उन्हीं का पलड़ा भारी होने वाला। अच्छा, मैं भी आर्सेनल को सपोर्ट कर रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल को जीतना चाहिए गेम, विच ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड इन द गेम, कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी, बट मुझे लगा था आर्सेनल हारेगी ये गेम। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स लिवरपूल का ही था। एंड द पॉइंट इज कि क्यों मुझे लग रहा था कि लिवरपूल भी हार सकती है, बिकॉज वैन डाइक वाज नॉट प्लेइंग, उनका मेन डिफेंडर नहीं खेल रहा था, सलाह नहीं है, सलाह नहीं है, सलाह एफकॉन के लिए गया हुआ है जो कि उनका मेन गोल स्कोरर है। तो आई थॉट कि इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। एंड आर्सेनल, लेट मी टेल यू कि पूरा गेम जिसने भी देखा होगा, आर्सेनल शुड हैव वन दिस गेम वेरी इजीली बाय अ बिग मार्जिन, बहुत इजीली जीतना चाहिए था। एंड ये चीज मैंने ट्वीट भी करी थी कि टुडे आर्सेनल शोड कि लोग क्यों लीग नहीं जीतेंगे, एग्जैक्टली व्हाई दे विल फिनिश बिहाइंड सिटी एंड लिवरपूल दिस सीजन। ये चीज ने आज दिखा दी इस गेम के अंदर, वो चोकर मेंटालिटी ना दिखी जाती है। एग्जैक्टली। एंड मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि कोपा डेल में यूजुअली ऐसा नहीं होता, बाकी टूर्नामेंट्स में ऐसा नहीं होता, अगर ये गेम बाई चांस ड्रॉ होता, ये चीज बाय द वे एमिरेट्स स्टेडियम में था, आर्सेनल के घर पे था, अगर ये गेम ड्रॉ होता तो ये गेम रीप्ले होता, वापस खेला जाता एट एनफील्ड। एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, एक्स्ट्रा टाइम नहीं इस होता, वाले गेम में एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, पेनल्टीज नहीं होती, राइट, सेकंड लेग कराया जाता। हाँ, और सेकंड लेग भी तब अगर पहला गेम ड्रॉ हो गया। क्या लॉजिक है इस चीज का, ये भी मुझे समझ नहीं आया कि क्या फालतू का था ये, बट वो तो मुझे पता ही था कि अगर बाई चांस ये गेम एनफील्ड जाता है फिर तो आर्सेनल पिटने वाली है, फिर तो पिटने वाली है आर्सेनल। बोथ द टीम्स आर गोइंग विद द 4-3-3 फॉर्मेशन, बट यहाँ पे लिवरपूल का देखने वाला पार्ट है। एंड दोनों टीम्स में एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यूजुअली ए टीम में खेलते नहीं है, बट अगर हम दोनों टीम्स को ऑन पेपर देखें तो लिवरपूल वाज द वीकर टीम। ना 4-3-3 फॉर्मेशन में आगे जो हमारे अटैकिंग लाइन थी और जो मिडफील्ड थी, डियाज, नूनेज और गैक्पो हमारे ट्रायो था आगे, एंड पीछे कर्टिस जोन्स, एलिस्टर और एलियट खेल रहे थे। बट इन रियलिटी जब ये टीम ऑन पेपर ऑन फील्ड जाती है तो कैसे खेल रही थी, दे वर प्लेइंग इन अ 4-2-1-3, जहाँ पे डियाज, नूनेज और एलियट आगे थे। बेसिकली गैक्पो जो है वो एज अ कैम खेल रहा था पीछे, जो कि हम नेदरलैंड्स में भी देखते हैं खेलता है, एंड एलियट जो है वो एज अ राइट विंगर खेल रहा था, राइट। एंड पीछे जो डबल प्लेट था वो अपना मैकलिस्टर और कर्टिस जोन्स का था। मैकलिस्टर को भी देख के बड़ा मतलब ठीक था, डिसेंट था, उसका गेम भी लिमिट हो जाता है अब, क्योंकि वो उसे पीछे खिला रहे जान के उसका गेम आगे जाने वाला है, तो वैसे भी अर्जेंटीना के लिए तगड़ा खेलते हैं। हाँ, राइट। बट हाँ, मतलब मैकलिस्टर आई थिंक ही इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो कि अच्छा खेल सकता है, बस वो थोड़ा लिमिट हो जा रहा है इसकी वजह से। बट अगर हम लोग गेम की बात करें तो स्टार्टिंग से आर्सेनल जो है पोजीशन डोमिनेट कर रही थी। ऑब्वियसली यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट। लिवरपूल का गेम प्लान ही वही होता है कि दे आर गोइंग टू प्ले ऑन काउंटर, एंड उसमें भी लिवरपूल बहुत ज़्यादा लीथल लग नहीं रही थी देखने में। जो भी क्रिएटिविटी आ रही थी वो अपना ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की तरफ से आ रही थी। ही हैड अ गुड गेम इन माई ओपिनियन। डिफेंसिवली भी मतलब ही वॉज गुड, एंड अटैकिंगली तो होता ही हमेशा अच्छा। आर्सेनल इन द फर्स्ट हाफ क्रिएटेड लोड्स ऑफ चांसेस। अच्छा, मतलब इतने लाइक एक्चुअली में ये लोग 2-3 गोल पहले हाफ में ही मार सकते थे, और लिवरपूल का देयर वाज नो चांस कि एक भी गोल आ जाए। यहाँ पे एक पोस्ट पे लगा था ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड का जस्ट बिफोर द हाफ टाइम, वो भी बहुत ही एक मतलब एक बहुत स्टीप पोजीशन से उसने एंगल से मार दिया था और वो क्रॉस बार पे लग गई थी समहाउ, बट आई वुड थिंक वो वैसे भी गोल होता, रैमसडेल रोक लेता उस चीज़ को। बट अगेन यहाँ पे आर्सेनल के इतने चांसेस थे और वो एक भी चांस फिनिश नहीं कर पाए। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ के एंड में आर्सेनल 1.3 का XG क्रिएट किया था और एक भी गोल नहीं था। लिवरपूल का 0.1 का XG था। मतलब अटैकिंगली लिवरपूल वाज नोवेयर नियर आर्सेनल, कोई चांस बन ही नहीं रहा था लिवरपूल का। आर्सेनल ने 13 में से 5 शॉट ऑन टारगेट मारे थे, लिवरपूल ने 2 शॉट लिए थे, एक भी ऑन टारगेट नहीं था। तो बिल्कुल ही क्लोज नहीं थी दोनों टीम्स। एंड इफ आई जस्ट टेल यू कि कैसे कैसे टाइप के चांसेस थे, एक नेल्सन उनका लेफ्ट बैक खेल रहा था बंदा, उसे लेजिट कटाया, फिर गोलकीपर को भी कटा लिया। खाली गोल, हाँ मतलब खाली गोल सॉर्ट ऑफ, वो थोड़ा एकदम एंड तक चला गया था, फिर वो वापस आने का ट्राई करा बट तब तक डिस्पोजेस हो गया। बट इट शुड हैव बीन अ गोल भाई, बहुत इजीली गोल होता। एक मार्टिन ओडेगार्ड का अराउंड द 40th मिनट के आसपास एक उसका क्रॉस बार पे लगा था, एंड वो भी बहुत इजीली गोल होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि एक बंदे ने हेडर लिया, अपना जो कीपर था उसने सेव करा, वो लग के ओडेगार्ड के पास आई। आई नो 1-2 डिफेंडर थे अपने गोल पोस्ट के सामने, बट इजीली गोल हो सकता था वो भी उसने क्रॉस बार में मार दी। यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कि ओडेगार्ड ऐसे गोल मार देगा अल्टीमेटली। सो वेरी ऑनेस्टली लिवरपूल वाज नोवेयर नियर आर्सेनल। मुझे लग रहा था कि द गोल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कहीं ना कहीं करके आर्सेनल गोल मार ही देगी। एंड सो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि पूरे मैच में एक भी गोल नहीं है आर्सेनल का, और जो टीम बिल्कुल ही पास सी लग रही थी लिवरपूल, उसने 2 गोल मार दिया। मैंने गेम देखना शुरू किया था आखिर के 15-20 मिनट में, क्योंकि मेरा था कि मेरे को बारसा का मैच कवर करना है रात को, तो पहले मैं रेस्ट कर रहा था। फिर मैं आया देखने के लिए मैच, एंड मेरे सामने तो यही था भाई कि आर्सेनल वाज स्टिल होल्डिंग द पोजीशन, डोमिनेट कर रहे थे वो लोग।
लिवरपूल काइंड ऑफ थोड़ा बैकफुट पे लग रही थी, बट ऐसा लग ही रहा था कि एंड मुझे ना देख, क्योंकि मुझे पहले का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि गेम थोड़ा केजी सा है, क्या मतलब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है ये, बट इट फेल्ट लाइक इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम जब लिवरपूल स्कोर करी देगी। हाँ राइट, मैं ये बोलूँगा कि सेकंड हाफ में अप टिल द फर्स्ट 15 मिनट्स आई थिंक वहाँ तक थोड़ा सा एक गेम हमें लिवरपूल की तरफ से फाइट देखने को मिली थी, जहाँ पे सॉर्ट ऑफ एंड टू एंड गेम चल रहा था। उसके बाद से आई थिंक आर्सेनल देन अगेन स्टार्टेड होल्डिंग पोजीशन, है लिवरपूल की थोड़ा डिफिकल्ट हो गई चीज़। बट अब बात करते हैं उस गोल की, एंड बिफोर दैट गोल आई हैव टू टॉक अबाउट दो चीज़ें। एक तो जो लिवरपूल ने टैक्टिकल चेंज करा, डार्विन नूनेस कह रहा हूँ, लुइस डियास का गेम जो है बिल्कुल अच्छा जा नहीं रहा था। इनफैक्ट उसके पास्ट कुछ गेम्स अच्छे जा नहीं रहे, साथ में लेफ्ट विंग पे वो खेल रहा था। एंड लुइस डियास ऑब्वियसली होल्ड्स दैट क्वालिटी जो कि बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है गेम को। उन लोगों ने चेंज क्या किया, एलियट को लेफ्ट विंग पे कर दिया, लुइस डियास को राइट विंग पे कर दिया, ताकि बेसिकली वो जो मैच होता है 1v1 अगेंस्ट वो थोड़ा ईजी हो जाए लुइस डियास के लिए। वहाँ पे राइट पे वो खेलने लग गया लुइस डियास, एंड वहाँ से आई थिंक उसका गेम थोड़ा ज़्यादा बेटर हुआ, जहाँ पे थोड़ा निखर के आया। इफ़ यू लुक एट द गोल जो एंड में उसने मारा, वो भी राइट हैंड साइड से ही मारा था। अच्छा, तो आई थिंक ये चीज़ अच्छी टैक्टिकल चेंज करा, क्योंकि लुइस डियास का गेम उससे पहले बहुत ही गंदा जा रहा था। एक नेल्सन का गैब्रियल का एक ओपन हेडर था जो कि मिस हो गया था, वो भी और वेरी अर्ली इन द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ था, वो भी बहुत इजीली गोल होना चाहिए था, कॉर्नर से आया था, बहुत इजीली गोल होना चाहिए था, बट वो नहीं मार पाया फिर से, और ऑन टारगेट तक नहीं था। तो आई थिंक इतने 6 यार्ड बॉक्स से भी अगर आप हेडर ऑन टारगेट नहीं मार पाए, देन ऑब्वियसली यू डिजर्व टू लूज, इतने चांसेस के बाद भी। नाउ लेट्स कम टू द गोल जहां से गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ। 80th मिनट पे एक गोल आया जो कि अपना किवियोर का ओन गोल था। वहाँ पे भी ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड ने एक स्टीप एंगल से फ्री किक ली, वो हेडर डालने के लिए जा रहा था और उसमें उसने ओन गोल मार दिया। यस, इट इज़ अनलकी फॉर आर्सेनल कि वो अल्टीमेटली ओन गोल खाते हैं, बट यही होता है भाई, जब तुम पहले अपने चांसेस कन्वर्ट जब चांस कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपके साथ यही होगा। ये चीज़ हमने कई बार मैन यूनाइटेड के साथ भी कही है, और ये सेम चीज़ हम आर्सेनल के साथ कह रहे हैं। एंड उसके बाद से इट वॉज ऑल अबाउट लिवरपूल, कुछ चांस नहीं बना आर्सेनल का इसके बाद से। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर लिवरपूल, एंड आई न्यू कि एक बार लिवरपूल ने एक गोल मार देना, उसके बाद आर्सेनल के बस की नहीं है कि लोग कम जाएंगे बहुत ईजिली। एंड फिर इन द वेरी लास्ट मिनट लुइस डियास का गोल आता है, एज आई सेड वो भी राइट हैंड साइड से आया। जोटा बाय द वे सब्स्टिट्यूट हो गया था, उसने असिस्ट प्रोवाइड कराई है, एंड बहुत अच्छी फिनिश भी थी लुइस डियास की। सो आई थिंक 2-0 जीती तो जीती, बट व्हाट डज इट मीन फॉर आर्सेनल, क्योंकि लिवरपूल का तो मैंने टैक्टिकल स्विच बताया उन्होंने क्या करा। ये मैच होने के बाद आई विल से कि आर्सेनल फर्स्ट ऑफ ऑल इज गोइंग टू गो ट्रॉफीलेस दिस सीजन, जो कि लास्ट सीजन भी गए थे। राइट, कारबाओ कप से लोग बाहर हैं, FA कप से लोग बाहर हैं, कम्युनिटी शील्ड ऑब्वियसली खेलेंगे नहीं, प्रीमियर लीग बची और UCL बचा। नाउ इन दोनों में से एक भी ट्रॉफी है कि आर्सेनल जो जीत सकती है, नहीं जीत सकती, बहुत इजीली ट्रॉफीलेस जाने वाले हैं। अभी प्रीमियर लीग में कौन से पोजीशन पे ये लोग? आई थिंक 4th पे है। 4th पे ऑब्वियसली पॉइंट गैप कम है, बट आई डोंट थिंक ये लोग हाँ जाने वाले हैं। ये नया साल शुरू हो गया ना, हाँ। एंड यही चीज़ मैंने अभी लाइव स्ट्रीम में बोली थी, अपनी लास्ट लाइव स्ट्रीम में, कि क्या आर्टेटा ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी क्वालिटी मैनेजर, बट इज ही दैट गाय जो कि एक टीम जब बहुत गंदा कर रही होती है ना, उसको एक लेवल तक लाने के लिए एक मैनेजर चाहिए होता है, और उसको फिर उस लेवल से नेक्स्ट लेवल जाने में कि आप टाइटल जीत पाओ, फिर उसके लिए एक अलग लेवल का मैनेजर चाहिए होता है। तो हाँ, आर्सेनल एक फाइटिंग पोजीशन में ले आया, आर्टेटा एक फाइटिंग पोजीशन में ले आया आर्सेनल को, बट इज ही द गाय जो कि आपको 5 साल हो चुके हैं, क्योंकि जो कि आपको टाइटल जिताएगा, प्रीमियर लीग जिताएगा, UCL में आगे ले जाएगा। आई डोंट नो अबाउट दैट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकता, आई डोंट नो अबाउट दैट, मतलब आई हैव माई डाउट्स क्यों कर सकता है। मतलब पॉइंट वही है कि जैसे चावी की बातें हो रही है आजकल, ट्रस्ट दिखाओ, ही इज अ बिग नेम। अगर कोई और मैनेजर होता तो क्या इतना ट्रस्ट दिखाते हैं? हाँ राइट। तो क्या डू यू थिंक आर्टेटा का सेम केस है एग्जैक्टली? मतलब आई थिंक आर्टेटा पे इन लोगों ने ट्रस्ट दिखाया बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रस्ट तो बिल्कुल स्टार्टिंग के 2-3 साल बहुत ही गंदे गए थे उसके बाद ही हैज मतलब डिलीवर्ड। मतलब वही ना, यू कुड आर्ग्यू कि आप कंसिस्टेंटली टॉप 2-3 में आ सकते हैं। राइट, तो इज दैट नॉट एन इंप्रूवमेंट? मतलब इंप्रूवमेंट है, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस लेवल तक लेके आया आर्टेटा, ऑब्वियसली उसको क्रेडिट जाना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, बट इज ही द गाय जो कि आपको अल्टीमेटली प्रीमियर लीग जिताएगा? आई डोंट नो, क्योंकि इज ही ऑन द सेम लेवल या फिर इवन क्लोज टू यर्गन क्लॉप एंड पेप गार्डियोला? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ। तो फिर और कौन? वो भी तो बात है ना। वो तो हर मैनेजर के साथ ही रहेगा कि इसको निकालेंगे तो कौन आएगा, क्योंकि इस टाइम पे क्वालिटी मैनेजर्स की कमी है मार्केट के अंदर, सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं।
तो वो होगा बात कि कौन आएगा, बट वो मतलब इट इज़ फॉर द जो भी मैनेजमेंट टीम है कि आप डिसाइड करोगे कौन आपका नेक्स्ट मैनेजर होना चाहिए इस टाइम पे। एंड आई थिंक पॉइंट वही है कि अगर आप प्रीमियर लीग को, आपको पता है यूसीएल प्रीमियर लीग में कि मुश्किल है सीन आना, एटलीस्ट ट्राई टू विन द नॉकआउट कप्स एग्जैक्टली डोमेस्टिकली। हाँ राइट, कि आप कंसिस्टेंटली कहीं तो शो अप कर ही रहे हो, जीत ही रहे तो कंसिस्टेंटली सेमीफाइनल्स तक आ रहे हो, राइट। क्योंकि इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज विनिंग द प्रीमियर लीग या फिर यूसीएल, तो एटलीस्ट वहां तो कर सकते हो आप। बट ये हार वही एग्जैक्टली जस्ट गोज ऑन टू शो कि वंस अगेन एक ट्रॉफीलेस सीजन तो जा ही रहा है, बट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू कट द एक्स एंड से कि भाई अब हटाओ आर्टेटा को, राइट। एंड मैं यही कहूँगा कि ये जो मैच हारे, इट इज़ आर्सेनल ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। बहुत ईजी लोग जीत सकते थे बट ये लोग हार गए। एंड जो फाइनल चीज़ मैं कहूँगा, इयान राइट उनका जो लेजेंड है आर्सेनल का, एक्स लेजेंड, उसने ये चीज़ ट्वीट करके बोला वी नीड अ किलर। एंड आई सो अग्री विद दैट, क्योंकि आप जितनी भी बड़ी टीम्स को देखो जो कि अल्टीमेटली टाइटल जीतेगी, उनके पास एक गोल स्कोरर है जो कि जिससे आप एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चलो टीम के 30-40% गोल्स ही मारेगा, 30% गोल्स ही मारेगा, 40% थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 30% गोल्स ही मारेगा। क्या आर्सेनल में इस टाइम पे एक भी बंदा वैसा है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? या वो तो मैड्रिड में भी नहीं है, मतलब मैड्रिड में ऑल्दो बेलिंगम कर रहा है इस टाइम पे, एंड ऑल्सो मैड्रिड इज नॉट अ टीम जो कि ग्रो कर रही है इस टाइम पे। मैड्रिड इज अ टीम जो कि ऑलरेडी टाइटल विनिंग टीम है, वो जीतेगी। प्लस मैड्रिड आई थिंक इज एन एक्सेप्शन, वो कुछ ना कुछ करके निकाल लेते हैं। बट जितनी बड़ी टीम्स है, सिटी, लिवरपूल में सलाह है, बारसा में भी वैसे इस टाइम पे ऑन पेपर तो है, राइट। बायर्न में केन है, जितनी भी बड़ी टीम्स हैं सब में, पीएसजी में एम्बापे है, जितनी भी बड़ी टीम्स हैं सबके पास एक ना एक ऐसा प्लेयर है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आर्सेनल कैसे वो नहीं है। आई नो साका गोल्स मारा है बट ही इज अ विंगर एंड ही इज वेरी यंग राइट नाउ। आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज़्यादा गोल्स मारेगा। तो आर्सेनल डू नीड अ किलर राइट नाउ, एंड जब वो लाएंगे देन मे बी दे कैन प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल। देखते हैं भाई। बट ऑन दैट नोट वील एंड टुडेज पॉडकास्ट। लेट्स होप कि आप सबको कुछ सीखने को तो मिला ही हो, बट पसंद भी आया हो। खांसी एक तो इतनी मृत्यु हो रही है। बट ऑन दैट नोट वंस अगेन लाइक कर दो वीडियो को भाई, और आपको जो अगली वीडियो देखनी चाहिए वो आपको मोहित दिखा देगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप इसको देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।